तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका डिफेंस स्टाफ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कवर करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 1 से लेके 8 अगस्त तक, यानी कि अगस्त के पार्ट 1 के करंट अफेयर्स को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको पता है कि कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स जो हम कवर कर रहे हैं, हमारे करंट अफेयर्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस सीएपीएफ इन सब में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी ज्यादा वन लाइनर्स नहीं है तो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। लेकिन बिलीव मी, जो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लगती है वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इसके साथ साथ CDS 1 2025 के लिए बसंतर बैच और CAPF AC 2025 के लिए चीता बैच लॉन्च हो चुके हैं। ये हमारा 100 दिनों का है। ठीक है, 13 अप्रैल को एग्जाम है और CAPF AC का बैच हमारा 7 महीने का है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और ये हमारा एग्जाम आ जाएगा 3 अगस्त। ठीक है, इनकी डिटेल मैं लेक्चर के एंड में बता दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं देखिए, सोचिए, समझिए और फिर अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले करंट अफेयर आपके सामने आ जाता है कि WHO ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू एडवांस mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको H5N1 कहा जाता है। ये इनिशिएटिव का काम क्या है? इस इनिशिएटिव का काम ये है कि भाई जो आपका H5N1 का डेवलपमेंट है, जो एसेसिबिलिटी है ना, जो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, जिसको mRNA कहा जाता है, मैसेंजर RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहा जाता है, कैंडिडेट्स को फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, LMIC कंट्रीज में इनका डेवलपमेंट और एक्सेलरेशन किया जा चुकी। ये किया जाएगा mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम यानी कि MTTP के जरिए। ठीक है, ये WHO के अंडर में आ जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो आपका ऑनगोइंग वर्क चल रहा है, जिसको कहा जाता है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। इनका सीधा सा एम ये आ जाता है कि जितने भी भाई हमारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, इनके अगेंस्ट में ह्यूमन पेंडेमिक पोटेंशियल को इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, और LMIC लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए वैक्सीन की अवेलेबल या एसेसिबिलिटी बढ़ा देना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ IPEF सप्लाई चेन काउंसिल। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन एग्रीमेंट को परस्यू करते हुए इंडिया और 13 बाकी के IPF पार्टनर्स जो हैं, उन्होंने 3 सप्लाई चेन बॉडीज का गठन किया है ना। एक आ जाती है सप्लाई चेन काउंसिल। इसका काम है टारगेटेड एक्शन ओरिएंटेड वर्क को करना, ताकि सप्लाई चेन्स को अलग अलग सेक्टर्स के लिए मजबूत किया जा सके, गुड्स के लिए मजबूत किया जा सके, जो कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ वगैरह से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क। इसका मतलब होता है एक ऐसा फोरम प्रोवाइड कराना जो कि कलेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज दे सके, है ना, इमिनेंट डिसरप्शंस को। और लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड आ जाता है, ताकि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट को एक साथ लेके आना, लेबर राइट्स को मजबूत करना, वर्कफोर्स डेवलपमेंट करना अक्रॉस रीजनल सप्लाई चेन। ठीक है, SCR की अगर हम बात करें, सप्लाई चेन रेजिलियंस की अगर हम बात करें इस केस में, तो SCR आपकी किसी भी सप्लाई चेन की वो एबिलिटी होती है, सप्लाई चेन नेटवर्क की वो एबिलिटी होती है जिससे वो डिसरप्शंस को झेल सकता है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी डिसरप्शन है उसको वो झेल सकता है, और उसके साथ साथ रेवेन्यू कॉस्ट और कस्टमर्स के जो भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनको भी मिनिमाइज कर सकता है। सप्लाई चेन तो हम सबको पता है, सप्लाई चेन का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड जर्नी ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर प्रोडक्ट जब आपकी असेंबली से फाइनल स्टेज तक यानी कि कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, उसको सप्लाई चेन कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रप्शंस भी आ जाते हैं, जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, एनर्जी सप्लाईज में जो भाई आपके आ जाते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया। इकोनॉमिक आ सकते हैं, कोविड की वजह से डिमांड और सप्लाई वगैरह सब कुछ आपका खत्म हो सकता है। उसके बाद में SCR के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? तो देखो, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे भाई हमारा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव आ जाता है, SCRI आ जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान जो है वो मेंबर्स हैं। क्वाड चेन सप्लाई आ जाता है। ठीक है, नेशनल पे तो भाई मैंने भी रील बनाई थी PM गति शक्ति इनिशिएटिव के ऊपर।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एनएमपी जो कि आ जाता है, और इसके साथ साथ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ जाती है। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी कि पीएलआई स्कीम आ जाती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। ठीक है, आईपीएफ की बात करेंगे अगर हम, तो फिर इसको 2022 में लॉन्च किया गया था टोक्यो जापान में। ठीक है, 14 मेंबर्स आ जाते हैं इसके लिस्ट में, पीडीएफ में सारी लिस्ट में नाम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने हाईलाइट किया है कि कंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव असेसमेंट होता रहना चाहिए। तो जजेस की बेंच थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेचुटरी ऑडिट महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट का होना चाहिए, और इस बात पे एम्फेसिस पुट किया कि क्या बोलते हैं, जो आपके स्टेट्स वगैरह रहते हैं, स्टेट वगैरह रहते हैं जो लागू किए जाते हैं, इनके लिए एक प्रॉपर रिव्यूइंग होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन का। से ये आपका, उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ के अंडर में आ जाएगा। डायरेक्टिव जो है वो आपका बहुत सारे सिस्टमेटिक इश्यूज जब जनरेट हुए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद, तब कोर्ट ने जारी किया, है ना। इसमें प्रॉब्लमेटिक प्रोसेसेस आ जाते हैं लैंड आइडेंटिफिकेशन की, कि कौन से लैंड्स को आप स्लम एरियाज के तौर पे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, डिस्प्लेस्ड स्लम डिवेलपर्स हैं जो रहने वाले हैं, उनको आप कहाँ पर रखोगे। अब अगर हम लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट का बात करें, तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसके द्वारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स को देखा जा सकता है ऑफ प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जो आपके कानून या तो प्रपोज किए गए हैं या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स एलआईए के आ जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, चॉइसेस को एक्सप्लोर किया जाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, स्टेक होल्डर कंसल्टेंट्स किया जाता है कि भाई जो लोग शामिल हैं उनका क्या सिनेरियो है, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट और रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें भाई हमारी इसके अंडर में आ जाती है। अब उसके बाद बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी। इनका सीधा सा एम है 25 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्किल, नॉलेज, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल ग्रांट्स वगैरह अवेलेबल कराना, इनको एम्पावर कराना। ठीक है, एनएसडीसी का मतलब होता है भाई हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इनके साथ एक और बॉडी आ जाती है जिसका नाम है NIESBUD। मतलब क्या, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये फ्री ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज आपकी अवेलेबल कराएंगी सिद्ध के जरिए। सिद्ध क्या है? सिद्ध इज स्किल इंडिया डिजिटल हब। ठीक है, अब NIESBUD और SIDH ये आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि MSDE के अंडर में आ जाते हैं, और ये ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएंगे। NSDC क्या है आपका? ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंडिया लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, कुछ और इनिशिएटिव्स आ जाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, मुद्रा लोन्स आ जाते हैं भाई हमारे। इसमें किसी भी तरह का कोई कोलेटरल नहीं चाहिए होता है, 10 लाख रुपए तक के लोन्स के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। स्टैंड अप इंडिया आ जाता है भाई हमारा। स्टैंड अप इंडिया जो है, इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस किया जाता है। ट्रीड आ जाता है। ट्रीड का मतलब क्या है? ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें एनजीओस के थ्रू फाइनेंसिंग की जाती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, है ना। और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम तो नीति आयोग का आ ही जाता है। फिर बात करेंगे भारतीय वायुयान विधेयक 2024 इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इसके जरिए आपका 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को हटाया जाएगा, जो कि कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ऑपरेशन, सेल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। इनका सीधा सा काम है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज में कंफ्यूजन आ रहा है, एम्बिग्यूटीज आ रही हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इंडिया के एविएशन सेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आ जाते हैं। इसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा कि वो रूल्स बना सकती। कौन से रूल्स बना सकती है? ताकि जो कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके रिलेटिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन, लाइक शिकागो कन्वेंशन आ जाता है जो कि 1994 में इम्प्लीमेंट किया गया था। शिकागो 1944 में। ठीक है? और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कन्वेंशन आ जाता है 1932 का।
इसके साथ साथ DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, इनको भी ज्यादा पावर्स दी जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के लिए भी एम्पावर किया जाएगा कि वो ऑर्डर्स को इशू कर सके टू डिटेन एयरक्राफ्ट, ये इमरजेंसीज के दौरान पब्लिक सेफ्टी के फेवर में, जब आपकी बॉम्ब थ्रेट्स वगैरह मिलती हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, इस बिल की सिग्निफिकेंस भी आ जाती है। इसके द्वारा आपकी आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन वगैरह को बढ़ाया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ड्रोन्स को वाइडर कवरेज दिया जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी एड्रेस किया जाएगा, फ्लाइंग टैक्सीज और सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइडर्स को भी शामिल किया जाएगा, जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, रैपिडली ग्रोइंग मार्केट जो एविएशन के बढ़ रहा है उसको कैटर किया जाएगा। आप सीधी सी बात देख लो कि ICRA ने ये एस्टिमेट किया है कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक आपका 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 8 से 13% बढ़ जाए। फिर हम बात करेंगे अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी AO फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब देखो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने AO रिलीज किया है, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलीज की है, ताकि इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्सेज को नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज जो रहती हैं उनको दिया जा सके, ताकि वो क्या कर सके, वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट को ओन कर सके, एस्टेब्लिश कर सके और ऑपरेट कर सके। इस AO का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि एलिजिबल NGE नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना और इनेबल करना कि वो अनयूटिलाइज ITU फाइलिंग कर सके। अब ये जो अनयूटिलाइज्ड ITU फाइलिंग क्या होती, ठीक है, ये भाई हमारी वो फाइलिंग होती है जो कि इसरो ने की होती है टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि ITU, ताकि ये लोग क्या करते हैं, किसी सैटेलाइट को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, कि भाई इन स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट का यूज हम करेंगे ऑर्बिटल स्लॉट्स के लिए, फ्रीक्वेंसीज का हम करेंगे, ताकि अलग अलग सैटेलाइट्स के बीच में इंटरफेरेंस ना हो सके। ठीक है, फिर प्रिविलेज मोशन की बात कर लेते हैं। रिसेंटली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस जो है वो राज्यसभा में दिया गया अगेंस्ट द यूनियन होम मिनिस्टर। प्रिविलेज मोशन की बात करें तो अगर कोई मेंबर ये मानता है कि भाई इस प्रिविलेज को ब्रीच किया गया है, मिसयूज किया गया है, तो एक मोशन या फिर कंप्लेंट जो है वो चेयरमैन या फिर स्पीकर के मतलब के लिए इशू की जा सकती है कि भाई ऐसा हो रहा है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके वो सर्टेन राइट्स होते हैं जो कि हर हाउस के मेंबर्स के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं कलेक्टिवली, है ना, और हर पूरे हाउस के द्वारा भी किए जाते हैं और मेंबर्स के द्वारा भी किए जाते हैं इंडिविजुअली, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर आप कुछ भी बोलोगे तो फिर भाई उसके लिए आप पे केस नहीं चल सकता। आर्टिकल 105 जो है वो डील करता है पावर, प्रिविलेजेस वगैरह वगैरह ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज। ठीक है, अब प्रिविलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो दो कंडीशंस में रेज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस पे, और मैटर रिक्वायर्स इंटरवेंशन ऑफ द हाउस। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे निर्भया फंड की। तो गवर्नमेंट ने तकरीबन 7,212 करोड़ रुपए जो है निर्भया फंड के लिए 2023 और 2024 में दिए हैं। इसको क्रिएट किया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स, ऐसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वुमेन की इस देश में बढ़ाई जा रही। ठीक है, ऐसे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए ये एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड आ जाता है, यानी कि ये लैप्स नहीं करता है कि अगर आपने इसको साल भर में यूज नहीं किया तो खत्म हो गया, नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ओवरसी करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये नोडल मिनिस्ट्री है जो कि प्रपोजल्स भेजेगी, स्कीम्स बनाएगी कि भाई निर्भया फंड के अंडर में क्या क्या होना चाहिए। फंडिंग पैटर्न है 60-40 सारे स्टेट्स के लिए, 90-10 स्टेट्स जिनका डिफिकल्ट टेरेन है, और 100% है यूनियन टेरिटरीज के लिए, यानी कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। डिफिकल्ट टेरेन वाले इलाके हैं यहाँ पर 90% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट, और 100% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा यूनियन टेरिटरीज के केस में। ठीक है, इसमें वन स्टॉप सेंटर स्कीम्स आ जाती हैं जो कि मिशन शक्ति का ही एक पार्ट।
फिर बात करेंगे एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 की। तो इंडियन एयरफोर्स पहली मल्टी एक्शनल मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज कर रही है तरंग शक्ति। ये की जा रही है सुलूर तमिलनाडु में, ठीक है। और उसके साथ साथ सेकंड फेज जो इसका है वो रहेगा जोधपुर राजस्थान। 30 कंट्रीज के आसपास पार्टिसिपेट करेंगी और एक एक्सरसाइज का एम है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देना। फिर हम बात करेंगे बैगलेस डेज की, यानी कि बस्ता फ्री दिन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने गाइडलाइंस अनाउंस की हैं कि बैगलेस डेज किए जाएंगे क्लास 6 से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो 10 दिन के बैगलेस डे में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 6th और 8th क्लास के बच्चों के लिए होगा, जहां पर वो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ इंटर्नशिप करेंगे, जैसे कि कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, आर्टिस्ट वगैरह हो गए। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है ना। एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है बच्चों के लिए कि भाई कम्युनिटी के साथ काम करना कैसा रहता है, इंटरडिपेंडेंस के बारे में देखना है कि लोग एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, है ना। और डिग्निटी ऑफ लेबर को भी प्रमोट करना है कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इस तरह की करवाई जाए। फिर बात करेंगे कृष्णा राज सागर डैम की। तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है ये? एक कावेरी नदी के बेसिन में बारिश बहुत ज्यादा हुई। इसकी वजह से कृष्णा राज जो सागर आपका डैम है, इन्होंने पानी छोड़ दी, ठीक है। ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है कावेरी नदी पे, ठीक है। कौन सी जगह आ जाती है? इस जगह का नाम आपका आ जाता है कन्नम बदी। कन्नम बदी कहा जाता है या फिर मंड्या कहा जाता है इस जगह को, ठीक है। ये आपका वोडेयार डायनेस्टी के दौरान बनाया गया। इसका नाम कृष्णराज सागर 1917 में रखा गया, किंग कृष्णराज सागर के नाम के ऊपर, किंग कृष्णराज ओडिया फोर्थ के नाम पे, ठीक है। ये जो भाई आपका पूरा डैम है, यहाँ का पानी जाता है शिवान समुद्रम तक, ठीक है। वहां तक इनका भाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, वहां तक पानी जाता है। मैसूर का जो भाई आपका पूरा सिटी है, वहां तक के लिए भी इनका पानी पीने के लिए जाता है। और कावेरी का जो वाटर है वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। बात करते हैं मोजाम्बिक की, जिसकी कैपिटल है मापुटो। तो देखो सीधी सी बात है, तुअर दाल का यानी कि जो इंपोर्ट है इंडिया के द्वारा वो रिज्यूम कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ से? कौन से पोर्ट से? आपका जो पोर्ट आता है, पोर्ट का नाम आता है नकला पोर्ट, जो कि मोजाम्बिक पोर्ट के पास है, ठीक है। देखो मोजाम्बिक की बात करें तो ये एक आ जाती है साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी एशियन नहीं, साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री आ जाती है, ठीक है। काफी बड़ी इसकी कोस्ट लाइन है, ऐसा कि आप देख सकते हो, जो कि इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है। मोजाम्बिक चैनल की बात करें तो मोजाम्बिक चैनल इसको सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ मेडागास्कर से। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें, तंजानिया नॉर्थ में आ जाती है, मलावी और जाम्बिया जो है ये इसके आ जाती है नॉर्थ वेस्ट में, जिम्बाब्वे वेस्ट में आ जाती है, और साउथ अफ्रीका और एस्टवानिया जो है ये इसके आ जाती हैं साउथ में, ठीक है। इसके साथ साथ मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर का नाम है जम्बेजी, ठीक है। लिम्पोपो, ये दोनों की दोनों इंडियन ओशन में ही ड्रेन करती हैं। और एक और आ जाती है, इसका नाम है रूमा, ठीक है। हाईएस्ट पीक आ जाती है माउंट बिंगा, ठीक है, जो कि चिमोई हाईलैंड्स का पार्ट है। गोल्ड, एमराल्ड, कॉपर, आयरन और बॉक्साइट वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर साइनिंग ऑफ डोनर एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। ये जो डोनर एग्रीमेंट है ये रिकॉग्नाइज करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डब्ल्यू ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर को, यानी कि GTMC। ये जो GTMC है ये एक की नॉलेज हब होगा एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के लिए, TCIM के लिए, है ना, जिसके जरिए हेल्थ और वेलबींग लोगों की इस प्लेनेट पे इनहेंस की जाएगी। अब इंडिया इसके साथ साथ तकरीबन $85 मिलियन जो है वो डोनेट करेगा 10 सालों के अंदर, जो कि आपका 2022 से 2032 तक रहेगा, ताकि WHO GTMC के ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा सके इन जामनगर, गुजरात। ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपका नॉलेज और प्रैक्टिसेस होती हैं
जो बिलीफ और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है इंडिजीनियस लोगों के, लोकल लोगों के, नेटिव लोगों के, जो अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं। इसमें प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस होता है। कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन आपकी जैसे कि हर्बल मेडिसिन आ गई, ठीक है, योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, एक्यूपंक्चर वगैरह हो गया। मतलब वर्ल्ड की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है 170 WHO की मेंबर स्टेट्स में से वो करंटली आपका कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्म को यूज करते हैं। 2018 का जो आपका डिक्लेरेशन था अस्ताना का, ये प्राइमरी हेल्थ केयर पे बेस्ड था, है ना। ये भी एक्नोलेज करता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को नॉलेज और टेक्नोलॉजीज में शामिल किया जाना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में। इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से नेशनल आयुष मिशन लिया जा चुका है, ठीक है। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना आ चुकी है। इसके साथ साथ आयुर्वशिष्ठ जो है वो भी लागू किया जा चुका है। करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इस बिल के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 वाला जो एक्ट है उसको अमेंड किया जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा मोर इफेक्टिवली डेवलपमेंटल प्लान्स में। और ये रिकमेंडेशंस आपकी 15 फाइनेंस कमीशन की है, ठीक है। डिजास्टर प्लान की बात करें तो ये NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि आप डिजास्टर प्लान बनाइए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंस्टेड ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। कि ये कमेटी नहीं बनाएंगी, NDMA और SDMA बनाएंगे, ठीक है। नेशनल प्लान को हर 3 साल में रिव्यू किया जाना है और उसको हर 5 साल के अंदर एक बार अपडेट भी किया जाना है। अर्बन अथॉरिटी की बात करें, इसमें ये बोला गया है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि UTMA हर स्टेट की राजधानी के लिए होना चाहिए और बड़ी सिटीज के लिए होना चाहिए जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। स्टेचुटरी रिकॉग्निशन की बात भी की गई है कि स्टेचुटरी रिकॉग्निशन जो है एग्जिस्टिंग बॉडीज को दिया जाएगा, ठीक है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को दिया जाएगा जो कि नोडल बॉडी के तौर पे डील करेगी मेजर डिजास्टर के साथ डील करने के लिए, और हाई लेवल कमेटी को दिया जाएगा फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम DM एक्ट 2005 की बात करें तो इसके भाई कुछ की प्रोविजंस आ जाते हैं। इसमें 3 टीयर का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। नेशनल लेवल पे NDMA जो रहता है इसको आपका हैंडल किया जाता है क्या बोलते हैं CM के द्वारा, ठीक है। NDMA के जो भाई चेयरमैन होते हैं सॉरी वो PM के द्वारा, वो PM होते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो SDMAs होते हैं इनको हैंडल किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट लेवल पे किया जाता है CM के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसके द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर जो आपका DM होते हैं या डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आस्क MOEFCC टू फाइनलाइज डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग वेस्टर्न घाट्स एंड इको सेंसिटिव जोन। जुलाई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई वेस्टर्न घाट्स को इको सेंसिटिव जोन यानी कि ESZ के तौर पे डिजिग्नेट किया जाना है वहां की रिच बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। वेस्टर्न घाट्स को तो आपके बारे में पता ही है, वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। 2011 में गडगिल पैनल ने रिकमेंडेशन दिया था कि पूरे वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पे डिजिग्नेट किया जाना है क्योंकि यहाँ के डेंस फॉरेस्ट है और एंडेमिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं। एक सेकंड पैनल आया फिर आपका कस्तूरी रंगन के द्वारा, उन्होंने गडगिल रिपोर्ट को रिव्यू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया कि वेस्टर्न घाट्स को इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाएगा पैनल की रिकमेंडेशन के बाद। तो 2022 की अगर हम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का रेगुलेशन किया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज काफी हद तक रेगुलेट की जाएंगी। एक्टिविटीज में आपका माइनिंग को रोक दिया गया, क्वेरिंग को, सैंड माइनिंग को रोक दिया गया और रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रोक दिया गया। नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रहते हैं इनको आपका रेगुलेट किया जाए, स्टेब्लिश तो किया जाएगा लेकिन ये रेगुलेट किए जाएंगे। सारे एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगर इको सेंसिटिव जोन्स की अगर हम बात करें तो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी NEP 2006 इन्होंने इको सेंसिटिव जोन्स को डिफाइन किया है कि ऐसे एरियाज या जोन्स
जिनमें आपका एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं जिनके इनकम्पेरेबल वैल्यू है। मतलब इनको बचाने के लिए स्पेशल अटेंशन आपको चाहिए होता है, क्योंकि लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल और नेचुरल वैल्यूज की वजह से। ठीक है, तो इको सेंसिटिव एरियाज अगर हम नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के हिसाब से देखें, तो फिर ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के 10 किलोमीटर का एरिया जो रहता है वो इको सेंसिटिव एरिया में काउंट किया जाता। फिर बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक रिलीजेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 मिडिल इनकम ट्रैप। भाई मिडिल इनकम ट्रैप क्या पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बताया गया है ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सके। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक मिडिल इनकम की कंट्री है ना, जिसका एनुअल जीडीपी पर कैपिटा जो क्या बोलते हैं रेंज है, वो आपका कितना है, 1136 से लेके 13,845 डॉलर, इतने के बीच में भाई उसका पर कैपिटा एनुअल जीडीपी पर कैपिटा रेंज आ जाता है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस करती है सिस्टमेटिक ग्रोथ के स्लो डाउन। एक टाइम बाद ग्रोथ जो है वो उसकी धीरे धीरे होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो नए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स नहीं कर पा रहा है जिसके जरिए हाई इनकम लेवल को सस्टेन किया जा सके। अब कंट्रीज जैसे जैसे अमीर होती जाती हैं वो यूजुअली एक ट्रैप को हिट करती हैं एट अबाउट 10% ऑफ एनुअल यूएस जीडीपी। जीडीपी पर पर्सन, जो कि उनका रहता है तकरीबन $8,000। ठीक है, और वो फिर ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करती। 1990 से सिर्फ आपकी 34 मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो आपकी हाई इनकम स्टेटस तक शिफ्ट कर पाई हैं। 2023 के एंड में 108 कंट्रीज जो थी उनको मिडिल इनकम कंट्रीज के तौर पे डिजिग्नेट किया गया, जिनमें 75% ग्लोबल पॉपुलेशन आ जाती है और जो कि ग्लोबल जीडीपी का 40% हिस्सा ऑपरेट करते हैं। देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो वो एक एस्केपिंग मिडिल इनकम ट्रैप को फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा है एडवांस इकोनॉमीज में, यानी कि वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इन इकोनॉमी से बचा रहे हैं और इनको एनर्जी ट्रांजिशन में स्पीड अप करना है। जैसे इंडिया में देख लो, इंडिया में डीजल और पेट्रोल को कितनी जल्दी तेजी से डिस्कार्ड किया जा रहा है, ईवीज की तरफ बढ़ा जा रहा है ना, उसका कॉस्ट होता है। तो इंडिया ने लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप को 2007 में ज्वाइन किया था और वो तब से वहां पर है। एट प्रेजेंट हमारा GNI, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है भाई, 2540 के आसपास। ठीक है, यानी कि करंट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए इंडिया को 75 साल लगेंगे टू रीच 1/4 ऑफ यूएस इनकम पर कैपिटा, इतना पहुंचने के लिए। फिर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलाउज सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST फॉर कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एंड अदर्स, ठीक है, वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स 2024 केस में ये बोला है कि स्टेट्स सब क्लासिफाई कर सकती हैं किसको, शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ताकि एडिशनल कोटास ज्यादा डिसएडवांटेजेस ग्रुप को दिए जा सके इन्हीं कैटेगरीज के अंडर। इससे पहले भाई हमारा एक केस था, ईवी चिनैया केस, 2005 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सारी की सारी कास्ट प्रेसिडेंशियल, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 341(1) के अंडर में आ जाती, वो सिर्फ एक होमोजीनियस ग्रुप का, और सेम को आपका फर्दर डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट हो तो शेड्यूल्ड कास्ट ही रहोगे, उसमें कुछ और क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं आएंगे। तो आर्टिकल 341 के अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली डिजिग्नेट कर सकते हैं सर्टेन ग्रुप्स को एज शेड्यूल्ड कास्ट इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बाकी हाईलाइट की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता, स्टेट 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर सब क्लास के लिए। ठीक है, वाइल अलोइंग सब क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट को एक एम्पेरिकल स्टडी करनी पड़ेगी सब क्लासिफिकेशन करने से पहले। स्टेट की जो पावर है सब क्लासिफाई करने की, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आ जाती। आप किसी भी ऐसे ग्रुप को उठा के सब क्लासिफाई नहीं कर सकते कि भाई इनको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है,
और उसके साथ साथ सब क्लासिफिकेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को वायलेट नहीं करना चाहिए, जो कि आर्टिकल 14 में आ जाता है। और प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी रहेगी अंडर 341 आर्टिकल टू आइडेंटिफाई शेड्यूल कास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अब आपकी जो क्रीमी लेयर होती है ना, शेड्यूल कास्ट के अंदर जिनको ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल चुके हैं, जो ऑलरेडी हाई इनकम ग्रुप्स में पहुंच चुके हैं, उनको हटाया जाना चाहिए रिजर्वेशन बेनिफिट से, जो कि एससी कैटेगरीज के लोगों को दिए जाते हैं। करंटली क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो सिर्फ ओबीसी के लिए लागू है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए लागू है। फिर हम बात करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग की। तो एथलीट्स जो हैं वो जेनेटिक टेस्टिंग करवा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग में किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है जेनेटिक वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे अलग अलग ट्रेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। इसमें एथलेटिक परफॉर्मेंस, हेल्थ रिस्क और न्यूट्रिशनल नीड्स की जरूरत पड़ जाती है। जेनेटिक टेस्ट आपके ब्लड के साथ साथ हेयर और स्किन और एम्यूनेटिक फ्लूइड या फिर बाकी टिश्यूज के द्वारा परफॉर्म किए जाए। फिर बात करेंगे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेम्परेली सस्पेंड्स पेमेंट्स इन बैंक्स पॉसिबली अफेक्टेड बाय रैंसमवेयर अटैक। यानी कि ये आपका एक मेलवेयर है, ठीक है, जो विक्टिम के सेंसिटिव डेटा को या फिर डिवाइस को क्या करता है, होस्टेज बना ले। ठीक है, इसको लॉक्ड रखता है जब तक विक्टिम एक रैंसम पे ना कर दे अटैकर को। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका वाना क्राई और नॉट पेडिया। ये फिशिंग के द्वारा अटैक करता है, यानी कि किसी रैंडम लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं, इसकी जो डिवाइस है उसकी वल्नरेबिलिटीज को देखता है, मैलिशियस डाउनलोड्स वगैरह के थ्रू आ जाता है। रैंसमवेयर में भाई एक तो आपका क्रिप्टो भी आ जाता है, क्रिप्टो रैंसमवेयर। ये विक्टिम के डेटा को हॉस्टेज रखता है इनक्रिप्ट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद एक आपका लीक वेयर या फिर इसको डॉक्स वेयर कहा जाता है, नाम से पता चल रहा होगा। ये सेंसिटिव डेटा स्टील कर लेता है और उसको पब्लिश करने की धमकी देता है। और वाइपर्स आते हैं, ये डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रेटन करते हैं अगर विक्टिम ने पे नहीं की। फिर हम बात करेंगे जाइंट रेडियो सोर्सेज की। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 34 नए जाइंट रेडियो सोर्सेज को डिस्कवर किया है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के जरिए। ठीक है, ये पुणे के पास सिचुएटेड है। जेएमआरटी को ऑपरेट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। और इसमें 30 फुली स्टीरेबल जाइगेंटिक पैराबोलिक डिशेस हैं जो रिसर्च के लिए यूज की जाती हैं यूजिंग मीटर वेवलेंथ रेंज ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। ठीक है, जाइंट रेडियो सोर्सेज की बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में, और इनके हार्ट में क्या रहता है, इनके हार्ट में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो भी पाया जाता है। यानी कि एक सेंट्रल इंजन के तौर पे काम करते हैं। ब्लैक होल क्या करता है, अपने सराउंडिंग मैटर को अपने आस पास खींचता है, जिससे जेट बनाता है हॉट प्लाज्मा का और नए मैसिव लोब्स बनाते हैं रेडियो एमिशंस की। वुडी इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, उसके बाद एक स्टडी ने ये रिपोर्ट किया है कि वुडी इंक्रोचमेंट का ओपन इकोसिस्टम्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, वुडी इंक्रोचमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्री के एरिया में इंक्रीज होना, है ना, और जो श्रब कवर है, जो झाड़ियां उसके आसपास हैं, उनके कवर में इंक्रीज होना, और ये ज्यादातर इकोसिस्टम में फैल जाता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं ओपन हैबिटेट्स होते हैं, वो आपके ऐसे हैबिटेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जहां पर ट्री का कवर ज्यादा है या श्रब की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे एरिया से ये तकरीबन आपकी सॉरी हाँ ऐसे एरिया से ये कुछ ऐसे एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से होमोजिनाइजेशन हो जाता है इकोसिस्टम का, मतलब एक डाइवर्स मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम आपका एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ वुडी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर एक ही तरह के पेड़ पाए जा रहे हैं। तो वुडी इंक्रोचमेंट आपको ओपन इकोसिस्टम्स लाइक सेवेन्नास और ग्रासलैंड्स में, इसकी वजह से नेटिव जो ग्रासलैंड बर्ड्स वगैरह है वो काफी कम हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे ओएमएसएस ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक की। तो स्टेट्स राइस को परचेज कर सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अंडर ओएमएसएस डोमेस्टिक स्कीम विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शन। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ह्यूज सरप्लस स्टॉक्स हैं उनको रिड्यूस करना नए प्रोक्योरमेंट सीजन के स्टार्ट होने से पहले। ओएमएसएस डोमेस्टिक का मतलब होता है ऑफरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट और राइस ओपन मार्केट प्राइसेस के हिसाब से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने डिसाइड
की है ई ऑक्शन के जरिए। इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन को रोकना। फिर बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू WTSR 2023 की। तो ये WTO की फ्लैगशिप स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन है। WTSR 2023 देखता है डेवलपमेंट्स को किस चीज में, ऐसे डेवलपमेंट जो वर्ल्ड ट्रेड के अंडर हुए ना, कि डेटा जो कि ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड है, मर्चेंडाइज से रिलेटेड है, कमर्शियल सर्विसेज से रिलेटेड है। इंडिया की पोजीशन रही है 8th ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में 2023 में, और 18th रैंक रही है इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, और 7th रही है भाई सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। चाइना, यूएसए, जर्मनी जो है वो टॉप 3 पोजीशंस पे आ जाते हैं एक्सपोर्टर्स के मामले में 2022। बैंड टोड गेकोस की बात करें, साइंटिस्ट ने 6 नए लिनेजेस बैंड टोड गेकोस के नॉर्थ ईस्ट से डिस्कवर किए हैं। इनको अरुणाचल प्रदेश से देखा गया है, नमदापाहा और कमलांग टाइगर रिजर्व से, नागालैंड से देखा गया है, मणिपुर से देखा गया है, मिजोरम में देखा गया है। मिजोरम में आ जाती है गैंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये नॉक्चरल स्पीसीज होती हैं, यानी कि रात के दौरान ज्यादा ऑपरेट करती हैं। फॉरेस्ट स्ट्रीम्स के आसपास मिल जाएंगी, रॉक्स और वेजिटेशन के आसपास मिल जाएंगी मल्टीपल लोकेशंस में। हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनका खुद का एक ओन एंडेमिक बैंड टोड गैको है जिनके पंजे मुड़े हुए हैं। 30 स्पीसीज इस ग्रुप की नॉर्थ ईस्ट में ही मिल जाती। फिर हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है, स्कॉलर, फिलोसफर, नेशनलिस्ट वगैरह है कि ये इन्होंने स्वराज की वकालत की, यानी कि सेल्फ रूल के लिए, और वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स थे इंडिया में जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी थी ब्रिटिश रूल से। इन्होंने होम रूल लीग का गठन भी किया है, किया था अप्रैल 1916 में बेलागावी में। एनी बेसेंट ने इनके साथ मिलके होम रूल लीग में काम भी किया था। 2 लीग्स तो नहीं, उन्होंने भी अपनी होम रूल लीग लॉन्च की थी, और दोनों रूल्स लीग्स जो हैं वो आपकी मर्ज नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने न्यूज़पेपर भी जारी किए थे, केसरी, मराठा में, और द महारठा, ये आ जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इन्होंने गीता रहस्य की रचना भी की थी। अब बात करते हैं द एरा ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इन द फील्ड ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। DEWs क्या होते हैं? ये होते हैं रेंज्ड वेपन्स। ठीक है, जो कि कंसंट्रेटेड एनर्जी को यूज करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर पार्टिकल टेक्नोलॉजी रादर देन काइनेटिक एनर्जी, ताकि टारगेट्स को डिस्ट्रॉय या फिर डिग्रेड किया जा सके। ठीक है, अब देखो टाइप्स भी आ जाते हैं इसके बहुत ज्यादा। इसमें एक आपका आ जाता है HEL, हाई एनर्जी रेजर्स आ जाते हैं। एक कंसंट्रेटेड लाइट को यूज करते हैं टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें दिक्कत आ जाती है आपकी जो रेन है या फिर फॉग है उसके दौरान। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं HPMs, हाई पावर माइक्रोवेव्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करती हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज किया जा सके या फिर पर्सनल्स को इनकैपेसिटेट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आती हैं मिलीमीटर वेव्स। ये वेवलेंथ को यूज करती हैं 1 से लेके 10 मिलीमीटर्स के बीच में। ये नॉन लीथल मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है, लाइक क्राउड कंट्रोल के लिए। ठीक है, और इसके बाद आ जाती हैं पार्टिकल बीम वेपन्स। ये एसिलेटेड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ताकि डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जा सके। इनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड है, लॉ एनफोर्समेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, स्पेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये सब इसमें आ जाता है। उसके बाद नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल है स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। सीवीड क्या होती हैं? ये बहुत अलग अलग तरह की मेरीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इनको माइक्रो एल्गी की, मैक्रो एल्गी की कैटेगरी में भी रखा जाता है। मैक्रो एल्गी भी होती हैं ये। ठीक है, जो कि रिवर्स, लेक्स और बाकी बॉडीज ऑफ वाटर में थ्राइव करती हैं। सीवीड्स का जो कल्टीवेशन है ये एक्वा कल्चर के अंडर में ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि फिशिंग और एक्वाकल्चर सेक्टर जो है इंडिया की जीडीपी में 1.5% कंट्रीब्यूट करता है। सीवीड फार्मिंग की बहुत सारी सिग्निफिकेंस भी आ जाते हैं। इकोनॉमिक, बायोएक्टिव कंपाउंड्स के लिए वैल्यूएबल होते हैं। फूड, फार्मास्यूटिकल्स में इनका काफी एप्लीकेशंस होते हैं। इन्वायरमेंट के बेसिस पे देखा जाए
तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्लाइमेट रेजिलियंस में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बन सिंक के तौर पे ये काम करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इंपरेटिव देखा जाए तो आपकी वाइटल मिनरल्स और विटामिन लाइक A, B1, B12 इनसे प्राप्त होती है। उस अब उसके बाद बात करते हैं कि FDI फ्रॉम चाइना कुड बूस्ट इंडिया एक्सपोर्ट, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। तो भाई ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 है, इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो भी FDI चाइना से होता है उसको लीवरेज किया जा सकता है, जिससे चाइना की +1 स्ट्रेटजी से बेनिफिट लिया जा सकता है। अब ये चाइना की +1 स्ट्रेटजी क्या है, और मेरी राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है। चाइना की +1 स्ट्रेटजी का मतलब इंटरनेशनल बिजनेसेस जो कि चाइना में एक्टिव हैं उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस से मतलब होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कपल करते हैं किसी और दूसरी सेकंड फैसिलिटी के साथ, जनरली किसी एशियन कंट्री के साथ, इकोनॉमी के साथ, है ना। तो ये बेसिकली किस वजह से ड्रिवन थी? ये ड्रिवन थी क्योंकि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसकी डिसरप्शन की वजह से टेंशन बढ़ते गए यूएस और चाइना के बीच में। लेबर कॉस्ट जो है वो चाइना में बढ़ते चले गए। तो इसके बेनिफिशरीज आ जाते हैं, मेहू आ जाता है, ठीक है, वियतनाम जो है वो आ जाता है, ताइवान आ जाता है, कोरिया आ जाते हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिशरीज थे यूएस के ट्रेड डाइवर्जन के, जो कि इन्होंने चाइना से किया। इंडिया भी इस स्ट्रेटजी पे कैपिटलाइज कर सकता है, या तो वो चाइना की सप्लाई चेन को अपने साथ इंटीग्रेट कर ले, है ना, या फिर चाइना चाइना के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अपनी तरफ रीरूट कर ले, ठीक है। तो ये फॉरेन FDI वाला रूट जो है वो ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा, क्योंकि चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट जो है वो आपका बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में फॉर एक्सपोर्ट, है ना। हम क्या करेंगे, हम सामान को बाहर भेजना स्टार्ट करेंगे रादर देन इंपोर्टिंग चाइनीज गुड्स, ठीक है। तो बहुत सारे करंट बेनिफिशरीज जो है उन्होंने भी इसी रूट का फायदा उठाया है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कैबिनेट अप्रूव्ड 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये टोटल 936 किलोमीटर की लेंथ के रहेंगे। टोटल कैपिटल कॉस्ट 50,655 करोड़ रुपए का रहेगा। ये प्रोजेक्ट्स आपके रहेंगे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स में। इसमें BOT मॉडल भी रहेगा, HAM मॉडल भी रहेगा, EPC मॉडल भी इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हाईवेज डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में, ठीक है। अगर हम 2014 से लेके 2024 की बात करें तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो 1.6 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है। 0.91 लाख से लेके 1.46 लाख किलोमीटर हो चुकी है। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नेशनल हाईवेज में 50,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब इन कॉरिडोर बेस्ड हाईवेज के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी होगा। जैसे कि अगर हम आगरा और ग्वालियर के हाईवेज की बात करें तो इसकी वजह से आगरा और ग्वालियर का जो डिस्टेंस है वो 7% आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रेवल टाइम 50% कम हो जाएगा। ये BOT मॉडल पे बनाया जा रहा है, यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बनाइए, ऑपरेट कीजिए, फिर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो जैसे कि भाई हमारा ये जो आ जाता है थराद और अहमदाबाद वाला कॉरिडोर, इससे कनेक्टिविटी मिलेगी की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, राजस्थान वगैरह में, है ना। जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया, दिलवाड़ा टेम्पल हो गया, गुजरात का रानी का बाग हो गया, अंबाजी टेम्पल हो गया, ये सारे एरियाज इसी में आ जाएंगे। ये भी BOT मॉडल पे बनाया गया है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी पैसा इन पे खर्च किया जाएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और फिर ये बाकी आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि HAM आ जाता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आ जाता है, और EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। फिर बात करेंगे 52 आउट ऑफ 53 टॉप इंडियन एप्स यूज डार्क पैटर्न्स टू रिसीव यूजर्स ASCI रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की आई है, और इन्होंने इसको टाइटल दिया है क्या, कॉन्शियस पैटर्न्स। कॉन्शियस पैटर्न्स इन्होंने इसको टाइटल दिया है, और इसमें रिवील किया गया है कि तकरीबन सारी इंडियन एप्स डिसेप्टिव या फिर डार्क पैटर्न्स को यूज करती हैं अपने बिजनेसेस में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारी, जिसमें एलिमेंट ऑफ
डिजिटल चॉइस डाले तो जाते हैं आर्किटेक्चर के, लेकिन इससे कंज्यूमर की ऑटोनॉमी हो जाती है कम, डिसीजन मेकिंग हो जाती है कम, और इवन चॉइस भी इम्पेयर्ड हो जाती है। यूजर्स को ऑफिशियली नहीं, ऑफन फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, डेटा उनका इकट्ठा कर लिया जाता है, डेटा ब्रीचेस होते हैं, उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो एएससीआई और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं ताकि डिसेप्टिव पैटर्न्स को 2023 में रोका जा सके, 2023 से रोका जा सके। देखो कि पैटर्न्स कौन कौन से आ जाते हैं भाई, इसमें सबसे पहला आ जाता है प्राइवेसी डिसेप्शन का। यूजर्स को मैनिपुलेट किया जाता है ना, अनोनिंगली अनोनिंगली उनको बोला जाता है कि भाई आप और ज्यादा पर्सनल डेटा को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो मतलब कि वो कर सकते हैं, खासकर आपकी लोकेशन ट्रैकिंग से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है इंटरफेस वर्क, यानी कि इंटरफेस इंटरफेरेंस। इसमें सर्टेन पार्ट्स प्लेटफॉर्म के छुपा लिए जाते हैं, यूजर्स को मिस डायरेक्ट किया जाता है एक्शंस लेने के लिए, कि भाई कैशबैक लेना है तो फलानी चीज अनलॉक कर लो, ऐसा। ठीक है, ड्रिप प्राइसिंग भी यूज की जाती है, इसमें एडिशनल जो फीस होती है उसको ग्रेजुअली स्टेज बाय स्टेज रिवील किया जाता है, जिससे फाइनल प्राइस ओरिजिनली कोटेड प्राइस से ज्यादा होती है, जैसे कि ब्लास्ट में आपके पैकेजिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह जोड़ दिए गए। फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, एक सेंस ऑफ आर्टिफिशियल प्रेशर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि भाई कुछ ही सीट्स अवेलेबल है। कंफर्म शेमिंग की जाती है भाई, कंफर्म शेमिंग में क्या होता है, इसमें नॉर्मली यूजर को एक डाउट गिल्ट में डाला जाता है, सोशल प्रेशर में डाला जाता है, यूजर्स को मैनिपुलेट किया जाता है एक एक्शन को कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कि भाई आई डोंट वांट एन स्मार्टर सॉफ्टवेयर, मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, और दूसरा उसको बोला जाता है कि भाई अभी अपग्रेड अपग्रेड कर लो, ऐसा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एग्जियम मिशन 4 भाई एक्स4 की। तो इंडिया के जो सिलेक्टेड हैं भाई, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होने वाले हैं, 2 एस्ट्रोनॉट्स होने वाले हैं, ग्रुप कैप्टन्स हैं, ये दोनों के दोनों बंदे जो हैं ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयर फोर्स में। एक का नाम है सुरनाश शुक्ला और दूसरे का नाम है प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ठीक है, इनको एक्सियम 4 मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, इनको यूएस में ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको मिशन की जो ट्रेनिंग वगैरह है वो उनके ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी यूजफुल रहेगी। ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन रहेगा नासा का, और एक प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियम स्पेस इसके साथ में क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी, कोलैब करेगी। ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करेंगे 14 दिनों के लिए। एक्सियम स्पेस जो है उन्होंने स्पेस एक्स को अपना ऑफिशियल लॉन्च प्रोवाइडर चूज किया है। फिर बात कर लेते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन यानी कि GAIN की। तो GAIN ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है और इसको नाम दिया है द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड्स वैल्यू चेन्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जेंडर इम्पैक्ट। इस रिपोर्ट में न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है इन एग्री फूड सेक्टर, इस सेक्टर के लिए। ठीक है, इसकी वजह से इनका मानना है कि जेंडर इन एक्विलिटीज कम हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बिजनेस रेजिलेंस भी बढ़ेगा। अब अगर हम गेम की बात करेंगे तो फिर भाई ये हमारी एक स्विट्जरलैंड बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने 2002 में लॉन्च किया था, ताकि ऐसे ह्यूमंस के साथ में टैकल किया जा सके जो कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार है ना। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइट में आपके मिस होते हैं उनको प्रॉपरली रिजुविनेट किया जा सके। फिर बात होगी सरोगेट एडवर्टीजमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पूछा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बीसीसीआई से कि वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट टोबैको और अल्कोहल प्रोडक्ट्स का स्पोर्ट्स पर्सन के जरिए रोके, है ना। इसमें एक प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जाता है जिसको आप ओपनली लीगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं एडवर्टीज कर सकते। ठीक है, यानी कि एडवर्टीजर्स क्या करते हैं, एक एड ऐसा क्रिएट करते हैं ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे कि टोबैको भाई हमारी जो आ जाती है, जो आपकी बिमल पान मसाला है, ये केसर के नाम से बेच रहे हैं, है ना। ये जो आपका रॉयल स्टैग है, ये शायद म्यूजिक सीरीज या ब्लू लेवल वगैरह इस टाइप से बेचते हैं, है ना। ये केसर के नाम से या इलायची दाने के नाम से बेच रहे हैं। तो ये सब चीजें आपकी सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स के अंडर में आती हैं।
ये एडवर्टाइजिंग इंडिया में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के बाद में आया, और इसके रूल के हिसाब से डायरेक्ट आप लिकर का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, टोबैको या सिगरेट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। इनको गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड इंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022 के हिसाब से बंद करा। फिर बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 की, तो डब्ल्यूटीओ ने इशू की है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023। टॉप 5 एक्सपोर्टर्स का नाम भी इन्होंने दिया है जो एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, देन ब्राजील, देन चाइना एंड देन कनाडा। ये टॉप 5 हो जाते हैं। कलेक्टिवली टॉप 10 एक्सपोर्टर्स जो है वो वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स का 71.9% शेयर अपने पास रखते हैं। इंडिया जो है, इंडिया की रैंक 8 पे आ जाती है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में। इंडिया तकरीबन 51 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। इसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स आपके 2.24% आ जाते हैं। फिर बात करेंगे सिस्टोरा सोनारिगेनेसिस की। रिसेंटली एक नई स्पीसीज लोच फिश की जो है वो पाई गई है इन सोनारेंगा, नकामा और चियाबोल केव्स। ये सारी की सारी आपकी जो केव्स हैं, इसका नाम है सोनारेका, एक का नाम है नकामा और एक का नाम है चियाबोल। ये तीनों की तीनों आपकी मिलेंगी मेघालय में। मेघालय के साउथ गारो हिल्स की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां। अगर हम लोच फिश की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी स्मॉल इलोंगेटेड फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं जो कि बिलोंग करती हैं कोबिटिडेई फैमिली को। ठीक है, सेंट्रल और सदर्न एशिया में पाई जाती हैं। यूजुअली नॉक्चुरल फिशेस होती हैं जो कि स्टिल और फ्लोइंग वाटर्स दोनों में पाई जाएंगी। ठीक है, ये अपने बार्बल्स को यूज करती है जो कि इनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और इसके जरिए ये वॉर्म्स, लार्वे या अदर तरह के फूड को इंजेस्ट करती हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे न्यू फास्टैग रूल्स की। मतलब कि अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन के साथ में इनको लिंक किया जाएगा, मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। 1 अगस्त 2024 से ये आपके इफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे डिवाइस जिनमें RFID टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जिनमें है, वो आपके टोल पेमेंट डायरेक्ट किया जाएगा जबकि व्हीकल आपका मूव करता रहेगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स का यूज करेगी। रीडर की जो इंफॉर्मेशन है वो वायरलेस टैग से एक डिस्टेंस से कैप्चर कर ली जाएगी। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, और उसके साथ साथ में NHAI। फिर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपेक्स की बात करेंगे। रिसेंटली इंडियन नेवल शिप तवार जो है उसने पार्टिसिपेट किया है एमपेक्स में, जो कि एक इंडिया और रशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी डायलेमा इन द वेस्ट एशिया। ठीक है, रिसेंट एस्केलेशंस आपके ईरान और इजराइल के बीच में चल ही रहे थे, अभी भी चल ही रहे हैं, है ना। इसके बाद हमास और हिजबुल्लाह की जो लीडर्स हैं उनको खत्म कर दिया गया। ये वो ग्रुप्स हैं जिनको ईरान बैक करता है। इससे क्या हुआ कि यूएस और बाकी की जो रीजनल पावर्स हैं वो आपकी स्टेप अप कर रही, मतलब कि ये एक ऑल आउट वॉर को वेस्ट एशिया में रोकना चाहती। इंडिया लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी डिलेमा फेस कर रहा है क्योंकि उसके की इंटरेस्ट ईरान और इजराइल दोनों के साथ में आ जाते हैं। देखो, इंडिया के अगर हम स्टैक्स की बात करते हैं तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। ठीक है, यानी कि गल्फ और वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका का ये जो रीजन है ये इंडिया के 2/3 इंपोर्ट को कवर करता है। यानी कि हमारा जो कच्चा तेल है 2/3 यहीं से आता है, इस पूरे एरिया से आता है। डायस्पोरा और रेमिटेंसेस की बात करें तो 8 से 9 मिलियन इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं, लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान वगैरह, इन सारी कंट्रीज में रहते हैं। और इनवर्ड रेमिटेंसेस यानी कि वहां से इंडिया में बहुत सारा पैसा भी वो लोग घरों में भेजते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी है भाई, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाहबार पोर्ट का जो भाई आपका कॉरिडोर है वो भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल मीथेन एमिशंस की, राइजिंग एट फास्टेस्ट रेट इन डिकेड स्टडी। तो स्टडी कंडक्ट की गई है इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। उन्होंने यह हाईलाइट किया है कि ग्लोबल मीथेन एमिशंस जो हैं वो सन 2006 से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, खासकर 2020 से। यानी कि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि 2020 के पूरे टिकेट को कवर करके
रखेगा। कुछ इसकी हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाती है एंथ्रोपोजेनिक मीथेन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो एमिशंस हैं वो आपके 1850 से 1900 तक बढ़ते चले गए, है ना। उसके बाद अंटिल 2019, और इसकी वजह से भाई आपका 65% जो वार्मिंग हुई है CO2 की वो हुई है। एब्रप्ट और रैपिड इंक्रीज हुआ है मीथेन ग्रोथ रेट में अर्ली 2020s में। ये आपका वेटलैंड्स जो है ना, वेटलैंड्स को ज्यादा गर्म कर देगा, फॉसिल फ्यूल के यूज को बढ़ा देगा। मीथेन एमिशन की बात करें तो मीथेन एमिशन आपके शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं क्लाइमेट वार्मिंग में आफ्टर CO2। ठीक है, इसके एमिशन सोर्सेज में देखा जाए तो नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं, वेटलैंड्स जो कि 30% आपका मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वाइल्ड फायर, बायोमास बर्निंग, परमाफ्रॉस्ट, टर्माइट और ओशंस, इनके नीचे भी मीथेन छुपी हुई रहती है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, यानी कि जब जानवरों को पाला जाता है, लाइफ स्टॉक, वेस्ट मैनेजमेंट, राइस कल्टीवेशन, 20% मीथेन एमिशन यहाँ से हो जाता है। फॉसिल फ्यूल को अट्रैक्ट करते हैं तो 30% वहां से हो जाता है, और वेस्ट मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा मीथेन आपका वहां से एमिट होता है। फिर एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट टाइटल सी लेवल राइज सिनेरियोज एंड इन्यूडेशन मैप्स फॉर सिलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज रिलीज। ये रिपोर्ट जो है बैंगलोर बेस्ड थिंक टैंक ने रिलीज की है। इसका नाम है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, CSTEP। ठीक है, इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है कि भाई सी लेवल में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, 15 इंडिया के कोस्टल सिटीज और टाउन्स का फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा। सी लेवल राइज SLR की बात करें तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, जिसमें वर्ल्ड के ओशन और सीज की एवरेज हाइट धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। ठीक है, 1901 से लेके 2018 तक एवरेज वर्ल्ड वाइड सी लेवल जो है वो 15 से लेके 25 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। 2022 में सबसे रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा था, और ये 15 mm पर ईयर के बेसिस पे बढ़ेगा टिल बाय ईयर 2100। मुंबई जो है, मुंबई का मैक्सिमम SLR है 4.44 सेंटीमीटर। ये 1987 से 2021 तक है। 10% जो लैंड मुंबई का, यनम का, थूथुकुडी का है, ये 2040 तक डूब जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग SLR ट्रेंड देखे गए हैं मुंबई के लिए, कोची के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपका मरमागो का जो कोस्ट है उसके कोस्ट के लिए भी देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हल्दिया के लिए देखे गए हैं, पैरादीप के लिए, विशाखापट्टनम के लिए और चेन्नई के लिए। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने लद्दाख को एक पोटेंशियल साइट के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, जो कि मार्शियन या फिर लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के तौर पे काम करेगा। अब ये एनालॉग रिसर्च स्टेशन क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जिसकी फिजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं किसी प्लेनेट के जैसी। ठीक है, किसी प्लेनेट के जैसी या प्लेनेटरी बॉडी के जैसी या किसी एक्सट्रीम स्पेस इन्वायरमेंट के जैसी। तो प्रेजेंटली 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है। इसमें एक तो आ जाता है बायोस 3 जो कि रशिया में है, हेरा आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर 2, ये USA में आ जाते हैं। मार्स 1 आता है नीदरलैंड्स में, और डी मार्स आ जाता है इसराइल। ठीक है, एनालॉग साइट्स की जरूरत क्या पड़ती है, तो सबसे पहली बात तो आ जाती है फील्ड टेस्टिंग के लिए। अगर नई टेक्नोलॉजीज की फील्ड टेस्टिंग करनी है, रोबोटिक इक्विपमेंट, व्हीकल्स, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोलॉन्ग्ड स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन हैबिटेट्स का सिमुलेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, इनकी स्टडी करनी पड़ती है, ऐसे इन्वायरमेंट में उनका सिमुलेशन भी देखना पड़ता है। एसोसिएटेड बिहेवियरल इफेक्ट्स देखने लगते हैं, आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट, टीम डायनेमिक्स, मैन फटीग वगैरह, ये सब देखा जाता है। सिमुलेशन टेस्ट रन किए जाते हैं ताकि स्टैंड अलोन यूनिट्स ऐसे स्पेस में, ऐसी जगहों पर कैसे फंक्शन कर सकती हैं, किस तरह कंटिजेंसीज के साथ डील कर सकती हैं नहीं। तो लद्दाख वही आइडियल क्यों है मार्शियन या फिर लूनर एनालॉग्स के लिए, तो ज्योग्राफिकल सिमिलरिटीज आ जाती हैं। ये अर्ली मार्स और मून के जैसा रिजेंबल करता है। ठीक है, ड्राई है, कोल्ड है, एरिड है, डेजर्ट है, बहुत पत्थर वाली जमीन है, वास्ट फ्लैट लैंड है, वेजिटेशन नहीं है, ड्यून्स है, ड्रेनेज नेटवर्क्स हैं, और इसके साथ साथ ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट वाले इलाके भी हैं, रॉक ग्लेशियर्स भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि इसकी अगर हम जियो केमिकल सिमिलैरिटीज की तरफ देखें तो वो मार्शियन सरफेस के साथ आ जाती हैं।
यानी कि वॉल्केनिक रॉक्स पाई जाती हैं यहाँ, सेलाइन लेक्स हैं, हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स हैं, ठीक है। एक्सोबायोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी आ जाती है, यानी कि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, कि एविडेंस ऑफ वाटर इन द पास्ट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा मिलती है यहाँ पे, कॉस्मिक रेडिएशन फ्लक्स ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम है क्योंकि हाइट ज्यादा है ना, तो डेंसिटी भी कम आ जाती है। इसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग्स आ जाती हैं जिसमें बोरोन का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है और आइसोलेशन भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो लद्दाख एक एस्ट्रोनॉमिकल हब है इंडिया में। यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है जो कि हानले में सिचुएटेड है लद्दाख में। ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। एस्ट्रो टूरिज्म भी भाई यहाँ पर होता है ना, यानी कि 22 किलोमीटर का एरिया जो हानले में है उसको हानले डार्क स्काई रिजर्व HDSR के तौर पे नोटिफाइड किया गया है। और भी बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पर चलते हैं। फिर उसके बाद क्लाउड बर्स्ट फॉलोड बाय फ्लैश फ्लड्स, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये क्लाउड बर्स्ट का जो इवेंट है ये देखा गया आपका कुल्लू में, मंडी में, और जो हमारे शिमला रीजन्स होते हैं हिमाचल प्रदेश की, है ना। ऐसा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट्स हैं। इसका मतलब होता है कि हैवी प्रेसिपिटेशन थोड़े से टाइम के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही हैवी प्रेसिपिटेशन, मोस्टली रेनफॉल होना, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन 100 mm पर आवर के एक्सीड कर जाता है किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में, अप्रोक्सीमेटली 20 से लेके 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, तो उसको क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में रखा जाता है IMD के हिसाब से, ठीक है। फिर हम फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बात करेंगे तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने सर्वेस को एक्सेप्ट कर दिया है इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग अप ऑफ 100 ट्रीज फॉर हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट एरियाज फ्रॉम टेकिंग प्रायर फॉरेस्ट क्लियरेंस, ठीक है, कि आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, आप ट्रीज को भी गिरा सकते हैं, 100 ट्रीज को गिरा सकते हैं हाइड्रो और बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट एरियाज में। इसके लिए आपको प्रायर फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम FSC की बात करें तो ये आ जाती है एक स्टेचुटोरी बॉडी जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर में इसका गठन किया गया था, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF&CC, ठीक है। FSC क्या करती है? FSC डाइवर्जन देती है फॉरेस्ट लैंड्स का फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, वो अप्रूव करती है, लैंड रिक्वेस्ट की वैलिडिटी को असेस करती है, एवेल्युएट करती है कि भाई मिनिमाइजेशन प्लान का इम्पैक्ट क्या होगा, पोटेंशियल डैमेज क्या हो सकता है लोकल इकोलॉजी को, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, है ना, ये सब इनका काम रहता है। फिर हम 4 रिंग बटरफ्लाई की बात करेंगे तो इल्यूसिव 4 रिंग बटरफ्लाई इसको कहा जाता है ये पिथिमा कैंटालेई बोला जाता है शायद, हाँ कैंटलेई, ठीक है। ये रिसर्फेस हुई है अरुणाचल प्रदेश के नमदा पाहा में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नमदा पाहा नेशनल पार्क है, वहां पर ये दोबारा से दिखी है। ये नमदा पाहा हमारी कंट्री का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है जो कि म्यांमार से लगा हुआ है। ये जो बटरफ्लाई है ये बिलोंग करती है लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर को, ठीक है। बटरफ्लाइज तकरीबन हर तरह के हैबिटेट में पाई जाती हैं, जो कि अपना कुछ बटरफ्लाइज अंडरग्राउंड भी रहती हैं। बटरफ्लाइज आर द फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन, खासकर इनवर्टिब्रेट्स के लिए ये क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं कुछ प्लांट्स के पॉलिनेशन में, और उसके साथ साथ ये फूड चेन का भी इम्पोर्टेंट मेंबर होती हैं। ये बहुत ज्यादा जरूर मतलब कि बर्ड्स वगैरह इनको खाते हैं, पेट्स इनको खाते हैं, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स इनको खाते हैं, उनके लिए फूड का काम भी करती हैं। और हमारी होती है मोनार्क बटरफ्लाइज, इनके विंग्स में पॉइजन भी पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे सब्सटेंशियल इक्वालिटी की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसेप्ट बताया है सब्सटेंशियल इक्वालिटी का। देखो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज में आ जाता है, पूछा जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सब्सटेंशियल इक्वालिटी का कंसेप्ट को अंडरलाइन किया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस 2024 में, यानी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है कि लॉ मस्ट अकाउंट फॉर द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस्ड बाय पर्संस और ग्रुप्स,
कि भाई किसी स्पेसिफिक लोगों या फिर ग्रुप्स ने जो हिस्टोरिक इनजस्टिसेस सहे हैं उनको भी लॉ को देखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये इक्वलिटी ऑफ आउटकम से वर्क करता है, इम्पैक्ट्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज से वर्क करता है। जबकि फॉर्मल जो इक्वलिटी होती है ये कंसिस्टेंट रूल्स की बात करती है। सब्सटेंशियल इक्वलिटी क्या करती है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मोरल प्रिंसिपल्स की बात करती है ना। एम्स टू प्रोवाइड इक्विटी, सबके पास बराबर का हिस्सा होना चाहिए, है ना। सबको भले ही सेम ट्रीट नहीं करना, लेकिन डिफरेंस, आइडेंटिटीज, इनइक्वलिटीज, इन सबको देखना है। आउटकम में इक्वलिटी आनी चाहिए और लीगल इक्वलिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। लाइक ड्यूटी टू अकोमोडेट। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब हो जाता है लीगल इक्वलिटी। इक्वलिटी आपका कानून को लगाते हुए होनी चाहिए, है ना। यानी कि इक्वलिटी फेयरली और इक्वली होना चाहिए, लोगों को सेम कंसिडर करना है, उनके डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं करना है। वन रूल सबके लिए, अपीयरेंस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इसमें आ जाता है। सोशल असिस्टेंस पॉलिसी आपकी जेंडर न्यूट्रल होती है। ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं करती कि वुमेन बेयर आर डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ केयरिंग लेबर एंड एज सच डिसएडवांटेजेस देम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात करता है, फॉर्मल वाली बात करती है सिर्फ रूल की, एक रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। जबकि सब्सटेंशियल इक्वलिटी का मानना है कि लोगों के साथ अगर पुराने टाइम में कोई ज्यादती हुई है तो अब कानून को कुछ इस तरीके से लगाना है कि अब उनको उसका बेनिफिट मिले। फिर हम कैरी ट्रेड की बात करते हैं, तो येन कैरी ट्रेड जो है ना, ये आपका फोकस में है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। इन द वेक ऑफ द शेल ऑफ इन द शेयर्स ऑफ यूएस टेक्नोलॉजी जाइंट्स। ठीक है, कैरी ट्रेड क्या होता है? कैरी ट्रेड आपका एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जो कि फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग के साथ जुड़ी होती है। कैरी ट्रेड में इन्वेस्टर क्या करता है? बोरो करता है लो इंटरेस्ट रेट करेंसी से, है ना। इसके जरिए वो एक करेंसी को बाय करता है, एसेट को बाय करता है जो कि एक हायर इंटरेस्ट रेट को कमा रही। ये करेंसी है लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ, येन को बोरो किया, डॉलर्स में उसको एक्सचेंज किया, है ना, और फंड डिपॉजिट कर दिए, इससे इसको हाई यील्ड मिल रही है। ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है क्योंकि करेंसीज वोलेटाइल होती हैं और उनके इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम्स 2022 की। तो यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड VDG जो है उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जाएंगे ताकि जम्मू रीजन में जो आतंकवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं उनके साथ डील करने के लिए। ठीक है, इसको VDG स्कीम 2022 के अंडर में इनको लाया गया था। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को यानी कि आर्म्ड सिविलियंस को आइडेंटिफाई किया जाता है जम्मू डिवीजन के विलेजेस में। उनको सेल्फ प्रोटेक्शन दी जाएगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी की विलेजेस के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए जाएंगे। इससे पहले विलेज डिफेंस ग्रुप्स को 1995 में बनाया गया था आइडेंटिफाइड वनरेबल विलेजेस में, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को वो हेल्प कर सकें और अपनी खुद के गांव की इंटरनल सिक्योरिटी भी कर सकें। ये जनरली किसी रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी, CAPF, CMPF, JNK पुलिस के द्वारा हेड किए जाते। फिर बात करेंगे सोमालिया जिसकी कैपिटल है मोगादिशु। तो एक सुसाइड बॉम्बिंग और गन अटैक हुआ जिसकी वजह से कई सारे सिविलियंस की डेथ हुई मोगादिशु में। ये कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में, सबसे ईस्ट में आ जाती है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में एक तो आ जाती है जिजिबौती नॉर्थ वेस्ट में, इथोपिया आ जाती है वेस्ट में, केन्या आ जाती है साउथ वेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आ जाता है, इंडियन ओशन आ जाता है। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो माउंट सिम्ब्रिस, ठीक है, उसको माउंट सुरुत पैड भी बोला जाता है। रिवर्स में आ जाती हैं जूबा एंड शबीली। कोस्टल प्लेन्स जो इनके आ जाते हैं ये गल्फ ऑफ एडन के साथ पैरेलल हैं। ठीक है, इनको गुवान भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बुर रीजन आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा इंसेलबर्ग्स पाए जाते हैं, आइसोलेटेड हिल्स, रिजेस या स्मॉल माउंटेन्स जो एब्रप्टली कुछ इस तरीके से पॉइंटेड आउट होते हैं। फिर बात करते हैं जियोथर्मल पावर पोटेंशियल ऑफ 10,600 मेगावाट आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लोकसभा में दी गई है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। हीट एनर्जी होती है जिसको जनरेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है अर्थ के अंदर, मतलब होती ही है। जियोथर्मल टेक्नोलॉजी आपकी इस एनर्जी या हीट को एक्सट्रैक्ट करती है फॉर डायरेक्ट हीटिंग एंड कूलिंग और फिर इसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती।
फिर बात करें कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस आफ्टर 15 ईयर्स इन पावर। ठीक है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है उनका रिजिग्नेशन आया यहाँ के सपोज्ड स्टूडेंट स्लैश इस्लामी टेररिस्ट टाइप के लोग ही कह लो भाई इनको। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पे एट्रोसिटीज कर रहे हैं तो इनको हम थोड़ा सा रिलीजियस फैनेटिक्स या रिलीजियस टेररिस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स का तो चूल्हा उड़ाया गया। ठीक है, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि कोटा सिस्टम को हटाया जाए और उसके बाद शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उनको दबाने की कोशिश की। उनको तो लेकिन सामने निकल के आना ही था। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो सेंटिमेंट्स है, वो सामने निकल के सामने आ रहे हैं। अभी करंटली जो चिन्मय दास जी की अरेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, उससे सब कुछ एविडेंट है, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग सपोर्ट था इनकी करंट गवर्नमेंट के लिए और लिमिटेड इंटरेक्शन था अपोजिशन के साथ। तो पीएम का रेजिग्नेशन हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब पॉसिबल इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं, तो भाई इकोनॉमिक रिपरकशंस हो सकते हैं, यानी कि करंट इंस्टेबिलिटी की वजह से इनका रेल रोड और ट्रांसशिपमेंट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो ढीले पड़ सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें डिले हो सकता है, बॉर्डर मैनेजमेंट और इलीगल माइग्रेशन हो सकता है ना। पॉसिबल रिपरकशंस जियो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर पे हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले पे। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, वायलेंस और सिक्योरिटी कंसर्न से इलीगल माइग्रेशन इंडिया में आ सकता है 1971 की तरह। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, नेबरहुड रिलेशंस भी आ जाते हैं। अफगानिस्तान भाई तालिबान के अंडर में है, प्रो चाइना मालवदीज हो चुका है ना। तो भाई इंडिया के पड़ोसियों की परेशान लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है। और चाइना फैक्टर भी आ जाता है कि भाई बांग्लादेश का जो अपोजिशन है वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना। ठीक है, अगली तरफ अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अनाउंस 18,000 करोड़ का पैकेज फॉर 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स के लिए। ये जो क्लस्टर्स है इनको अगले 5 सालों में सेटअप किया जाएगा टू बूस्ट फार्म इनकम। ठीक है, देखो भाई, ये बेसिकली आपके क्लस्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। क्लस्टर्स का मतलब होता है एक रीजनल या ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन टारगेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। अगर हम इंडिया के हॉर्टिकल्चर स्टेटस की बात करें तो वर्ल्ड के नहीं, सॉरी, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो टोटल हमारा एग्रीकल्चर है उसका 33% हॉर्टिकल्चर के लिए जाता है। इंडिया की रैंकिंग आ जाती है सेकंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन वर्ल्ड। चाइना जो है वो सबसे नंबर 1 पे है। प्रोडक्शन की बात करें तो 2022-2023 में प्रोडक्शन हमारा 355 मिलियन टन हुआ था। इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में लेकिन 1% के आसपास। ठीक है, फिर बात करते हैं मीथेन ट्रॉप्स की। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडिया का पहला कल्चर ऑफ इंडिजीनियस मीथेन ट्रॉप्स, इनका नाम रखा है मिथाइल ओ क्यूक्यूमिनिस ओरजाई। ठीक है, ये जो नाम है इसका मतलब होता है मीथेन ईटिंग कुकुम्बर्स, खीरे। ठीक है, ये इस नोबल जेनस को नाम दिया गया है। अगर हम मिथेन ट्रॉप्स की बात करें यानी कि मिथाइन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है ये मीथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना, और बायोमास बिल्ड करेंगे। इनके हैबिटेट वेटलैंड्स में, राइस फील्ड्स में, पॉन्ड्स में, बाकी बॉर्डर बॉडीज में पाए जाएंगे और ये करेंगे बायोफिल्टरिंग। बायोफिल्टरिंग क्या होती है, यानी कि मीथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे जो कि एनएरोबिक कंडीशंस में जनरेट होती है ना। एनएरोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। जब ऑक्सीजन सॉइल में प्रेजेंट होता है तो फिर आपका एटमॉस्फेरिक मीथेन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स है। फिर हम जिंक एयर बैटरीज की बात करेंगे तो CSIR ने एक ड्यूरेबल जिंक बैटरी का फॉर्मुलेशन किया है। ठीक है, एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए इन रिमोट सब जीरो कंडीशंस। जिंक एयर बैटरीज की बात करें तो ये आपकी मेटल एयर बैटरी आ जाती हैं जिनके अंदर जिंक जो रहता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रहता है और एयर यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आपका रहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, और इसके बाद CSR ने भाई इस जिंक एयर बैटरी को मतलब कि डेवलप किया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बस इतना ही था इसमें।
अस्त्रा मार्क वन मिसाइल्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स ने 200 अस्त्रा मार्क वन मिसाइल्स के प्रोडक्शन को अप्रूव कर दिया है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास की एयर टू एयर मिसाइल आ जाती है, AAM, जिसको एयरक्राफ्ट के माउंटिंग के लिए डेवलप किया गया है। अस्त्रा MK1 वेपन सिस्टम जो है उसको सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसकी रेंज 80 से लेके 1110 किलोमीटर तक आ जाती है। ये जो मिसाइल है इसको डिजाइन किया गया है हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए, और इसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मुद्रा लोन की बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPAs जो रहते हैं, जो कि मुद्रा लोन के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने कहा है कि वो 3.4% पर आ चुके हैं 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले ये हुआ करते थे 4.77% 2020-21 में। ठीक है, मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लोन्स। ये कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं, RRBs के द्वारा दिए जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं, SVB, ठीक है, MFI के द्वारा दिए जाते हैं, NBFCs के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। कोइंसिडेंटली मैंने आज इसी के ऊपर एक रील जो है वो बनाई है, वो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था CAPF AC 2024 में, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, PMMY का एम रहता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेके आना। 3 कैटेगरीज होती हैं भाई इसमें, एक रहता है शिशु, एक रहता है किशोर और एक रहता है तरुण। शिशु में भाई 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और 5 लाख से 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री जो लोन है वो तरुण योजना के अंदर में दिया जाता है। ठीक है, मुद्रा लोन्स की जो लिमिट है 2024 में आपका 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने तरुण योजना के अंदर लिए गए लोन्स को पहले चुका दिया। फिर बात करते हैं लोकसभा रिसेंटली पास आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन बजट 2024-2025। तो भाई फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूडिंग इन बजट, इसको लोकसभा में आपका प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये जो TFGs होते हैं यानी कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होते हैं, ये आ जाते हैं आर्टिकल 113 में, है ना। आर्टिकल 113 कहता है कि कोई भी डिमांड किसी ग्रांट के लिए नहीं की जा सकती एक्सेप्ट प्रेसिडेंट का जब तक रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो एक बार अगर DFGs को अप्रूव कर दिया जाता है विद या विदाउट मॉडिफिकेशन, तो वो अप्रोप्रिएशन बिल के पास के पार्ट हो जाते हैं। जब बिल को पास कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि आप फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटी को मीट करने की। फिर बात होगी सेंटर्स परिवेश पोर्टल क्रॉसेस 50,000 क्लियरेंस माइलस्टोन। परिवेश का मतलब होता है प्रो एक्टिव, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के थ्रू डेवलप किया है। इसका एम आ जाता है सिंगल विंडो पोर्टल के तौर पे काम करना फॉर एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो क्लियरेंसेस होते हैं प्लस वहां पे जो कंप्लाइंसेस होते हैं उनको मॉनिटरिंग करना। फिर हम बात करेंगे कान्हू और सिद्धू मुर्मू की। तो रिसेंटली सिद्धू मुर्मू और उनके भाई जो है कान्हू मुर्मू, इनको उनकी डेथ एनिवर्सरी पे याद किया है। ठीक है, इन्हें जाना जाता है संथाल लीडर्स के तौर पे। ठीक है, संथाल एक ट्राइब आ जाता है। संथाल आपका जो रिवॉल्ट हुआ था 1855-56 में, ये गदर की क्रांति से पहले हुआ था आपका, ये पहला पेजेंट मूवमेंट माना जाता है। इसको सिद्धू और कान्हू ने लीड किया था, उनके साथ में चांद और भैरव जो है वो भी थे। ठीक है, इस रिवॉल्ट का एम था डिकूस से छुटकारा पाना। डिकूस मतलब आउटसाइडर्स, इस केस में ब्रिटिशर्स, और साहूकार यानी कि मनी लैंडर्स। तो देखो भाई संथल परगना टेनेंसी एक्ट जो है, ठीक है, ये आपका पास किया गया था इस एक्ट के बाद में 1876 में। ठीक है, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ लैंड होता है संथल से आउटसाइडर्स के लिए उसको इलीगल कर दिया जाए।
इसके साथ साथ आपका हुल दिवस भी मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है, सिद्धू और कान्हू के बलिदान को रिमेम्बर करने की। आगे बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया। साइंटिस्ट ने ये बॉर्न किया है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स का जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से रेनफॉल इवेंट्स बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, वेदर पैटर्न्स बहुत ज्यादा इरेटिक होते जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिवर्स को हम लोग जो है वो फ्लाइंग रिवर्स भी कहते हैं। ये रिलेटिवली क्या रहता है, एक लॉन्ग और नैरो ऐसा रीजन रहता है। ये लॉन्ग और नैरो रीजन रहता है एटमॉस्फेयर में, जो ज्यादातर वाटर वेपर्स को ट्रॉपिक से बाहर की तरफ ले जाता है। एक एवरेज एआर आपका तकरीबन 1600 से लेके 2000 किलोमीटर तक लंबा रहता है। इसकी विड्थ 500 से लेके 600 किलोमीटर तक रहती है, और इसकी डेप्थ जो है वो 3 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, एआर एक लार्जर सिस्टम का पार्ट होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बिलोंग करते हैं, जो कि हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हीट को और मॉइस्चर को क्या करते हैं, ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ ले जाते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। एयर्स टिपिकली लो लेवल जेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, एक ऐसा एरिया स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आ जाते हैं फ्रेश वाटर का अर्थ पे, 90% मॉइस्चर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल्स, ठीक है। बहुत सारे एयर्स आपके वीक सिस्टम होते हैं, कुछ लार्जर और स्ट्रॉन्ग एयर से रहते हैं, वो एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लड और मड स्लाइड के साथ साथ कैटास्ट्रॉफिक डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई इंट्रोड्यूसेस क्यूसीआई स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका सीधा सा एम है स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, उनको रिवॉर्ड करना, स्टेट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने क्वालिटी और इनोवेशन की फील्ड में काफी अच्छा काम किया है, टू अचीव द एम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत अचीव करने के लिए। इसमें 4 पिलर्स आ जाते हैं। एक आ जाता है शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, और सुशासन यानी कि गवर्नेंस। क्यूसीआई की बात करें तो इसको एक नेशनल बॉडी ऑफ एक्रीडिटेशन के तौर पे बनाया गया 1996 में। ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसको भाई आपका एक्सपर्ट सॉरी इसको बनाया गया था रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट मिशन। एक एक्सपर्ट मिशन हमारा यूरोपियन यूनियन का आया था, उन्होंने इसकी स्थापना करने के लिए सजेशन दिया था। तो इसको जॉइंटली सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा, यानी कि इसमें एसोचैम आ जाती है, एसोचैम आ जाती है भाई, मैं चैम बोलता हूँ, ठीक है, फिक्की आ जाती है, और CII वगैरह आ जाती हैं। नोडल डिपार्टमेंट इनका आ जाता है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गवर्निंग काउंसिल में 39 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जनरल को मिला के। इक्वल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और बाकी स्टेक होल्डर्स का होता है। चेयरपर्सन एक ऐसा इंसान होता है जिसको PM के द्वारा नॉमिनेट किया जाता, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की पॉल्यूशन की, जो कि बढ़ रहा है इंडिया की मेजर सिटीज में। देखो हम सबको पता है कि ओजोन जो रहता है एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेवल पे पाया जाता है, उसके बेसिस पे इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं या फिर बैड ओजोन बोलते हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ओजोन जो है आपका ट्रोपोस्फेयर में भी पाया जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो भाई हमारा ओजोन पाया जाता है ये नेचुरली अकरिंग होता है, जो कि अर्थ को सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ट्रोपोस्फियर में यानी कि 10 किलोमीटर की हाइट पे जो बनता है ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनता है बिटवीन मेन मेड एमिशंस। पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह बनती हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स बनते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को, क्रॉप प्रोडक्शन को और इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। तो ये बैड हो जाता है और ये हो जाता है गुड ओजोन। बात करेंगे इंडिया के 10 मेट्रोपॉलिटन एरियाज की जिन्होंने नेशनल ओजोन स्टैंडर्ड्स की हदें कर दी है पार, ठीक है। इसमें दिल्ली जो है वो आपका सबसे सीवियरली अफेक्टेड है, ठीक है। अब अगर हम ग्राउंड लेवल ओजोन के हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे तो ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर NO2 और PM2.5 का कंसंट्रेशन पाया जाता है, क्योंकि NO2 के जो लो लेवल्स जहां पाए जाएंगे उसकी वजह से डिसिपेशन नहीं हो पाता, ठीक है। नाइट टाइम का जो GLO रहता है आपका, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पाया जा रहा है। GLO की स्पेसिफिकली बात करें तो फिर ये आपका O3 यानी कि ओजोन ही होता है, वेरिएंट होता है ऑक्सीजन का, है ना।
ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल रहता है ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में और ग्राउंड लेवल पे दोनों जगह पे पाया जाता है। जीएलओ एक सेकेंडरी शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है बाय द रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स, किसके ऑक्साइड्स, ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, पीक O3 आपकी समर के दौरान क्रिएट हो जाती है। फिर बात करेंगे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी आरई कैपेसिटी इंक्रीज बाय 165% ओवर द लास्ट डिकेड। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 76 गीगावाट से बढ़ के 203 गीगावाट 2024 में हो चुकी है। इंडिया की रैंक 4th आ जाती है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। विंड पावर में भी हमारी रैंक 4th आ जाती है 46 गीगावाट, और 5th में आ जाती है हमारी वही सोलर फोटोवोल्टिक पावर में, दैट इज 85 गीगावाट। पहली बार हमने 200 गीगावाट का जो लाइन है उसको क्रॉस किया है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। आगे बात करते हैं गूगल की जो इलीगल मोनोपोली है इंटरनेट सर्च पे और एडवर्टाइजिंग मार्केट पे, उसको एड्रेस किया जाएगा, ऐसा यूएस कोर्ट का कहना है। यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रूलिंग दी है कि गूगल ने शेरमैन एक्ट को वायलेट किया है ना। ये यूएस का एक एंटी ट्रस्ट लॉ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोनोपोली मेंटेन की है दो प्रोडक्ट वाले मार्केट्स में। एक तो जनरल सर्च सर्विसेज आ जाता है और दूसरा आ जाता है जनरल टैक्स एडवर्टीजमेंट। एंटी ट्रस्ट लॉ ये प्रोहिबिट करते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं की जा सकती, किसी भी तरह की मोनोपोली है वो नहीं की जा सकती, है ना, ताकि कंज्यूमर्स को बचाया जा सके फ्रॉम प्रेडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब देखो, जजमेंट के द्वारा गूगल की जो मोनोपोली जिसको हाईलाइट किया गया है उसमें ये बोला गया है कि गूगल का 89.2% मार्केट है आपका किसमें, जनरल सर्च सर्विसेज में। जीएसएस में 89% इनका मार्केट आ जाता है ना, जो कि 94.9% आपका बढ़ जाता है मोबाइल डिवाइसेस में। इसके साथ साथ टैक्स एडवर्टीजमेंट मार्केट को 2020 से गूगल ने 88% कंट्रोल में किया गया है। गूगल ने अपनी मोनोपोली को मेंटेन किया है, कंपटीशन को काफी हद तक कम कर दिया है, यानी कि की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का पे कंप्लीट कंट्रोल है। इससे एक एंट्री बैरियर हो जाता है बाकी की सर्च कंपनीज के लिए। ठीक है, एप्पल के साथ इन्होंने डील की है, सैमसंग के साथ, वेरिजोन के साथ डील की है कि भाई हम आपका जो है वो डिफॉल्ट सर्च इंजन बन जाएंगे आपके डिवाइसेस में। अब भाई देखो, इश्यूज क्या आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज के साथ जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनकी डोमिनेंट पोजीशन होती है उसको ये अब्यूज कर सकती है ना। लार्ज डेटा सेट्स इनको मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल आ जाता है इनके पास, जिसके जरिए ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है, इसको कहा जाता है विनर टेक मोस्ट। जो नेचर है डिजिटल मार्केट का वो आपकी क्विक स्केलिंग के लिए और डोमिनेशन के लिए बहुत कंड्यूसिव है। इससे डेमोक्रेटिक कंपटीशन रुक जाता है, न्यू मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं और लोकल इकोनॉमीज पे बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की बात करें तो इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने 10 प्रीडोमिनेंट एसीपीज को मतलब देखा है जो लार्ज डिजिटल एंटरप्राइजेस में आ जाते हैं। ठीक है, एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस होते हैं, किसी को इधर से उधर घुमा देना, ये मैंने पहले भी एक जगह एक्सप्लेन किए हैं। प्राइसिंग, डीप डिस्काउंटिंग, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी, सेल्फ प्रेफरेंसिंग, एक्सक्लूसिव टाई अप्स, एजेंसी बंडलिंग एंड टाइम। ठीक है, सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंसेस, डेटा यूसेज, रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, एक्विजिशन एंड मर्जर्स एंड एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज। फिर बात करेंगे नेशनल हैंडलूम डे की, तो भाई 10th नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसके द्वारा हैंडलूम वीवर्स को ऑनर किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है हैंडलूम इंडस्ट्री को। ये दिन हमारा स्वदेशी मूवमेंट को कमेमोरेट करने के लिए चूज किया गया है, जो कि 7 अगस्त को ही लॉन्च किया गया था 1905 में। इसका सीधा सा एम था ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना है, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। हैंडलूम टेक्सटाइल्स को इंक्लूड करने के बाद पहला हैंडलूम दिवस जो है वो आपका 2015 में मनाया गया था। ठीक है, हैंडलूम लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है, रूरल रीजन का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। 70% जो वीवर और एलाइड वर्कर्स हैं वो हैं वुमेन। फिर हम कस्तूरी कॉटन भारत की बात करेंगे तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सारे गिनर्स को
क्या किया है, एम्पावर्ड किया है। गिनर्स कौन होते हैं? जो कॉटन जिन्स को ऑपरेट करते हैं, है ना, यानी कि कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करने का काम, कि भाई ये जो गिनर्स है ये कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। कस्तूरी कॉटन आपका क्या है, ये प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन है इंडिया से, जिसमें 100% ट्रेसेबिलिटी रहती है, सर्टिफिकेशन रहता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, इसके साथ साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का और ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज का। इनका सीधा सा काम है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ब्रांडिंग की, सेल्फ रेगुलेशन करना है, ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंडियन कॉटन का, ताकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके, सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाया जा सके। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी होगी TEXPROCIL, इसको कहा जाता है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट की। तो रिसेंटली NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सक्सेसफुल प्री पेमेंट 15,700 करोड़ का आपका जो है एक लोन जो है वो इनविट प्रोसीड से किया है ना। इनविट मोनेटाइजेशन प्रोसीड्स एक्सक्लूसिवली NHAI के डेब्ट रिपेमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाइक म्यूचुअल फंड्स enabling direct investment of money from individual and institutional investors in infrastructure projects, ताकि एक आपका इनकम का पोर्शन जो है वो रिटर्न के तौर पे कमाया जा सके, अर्न किया जा सके। ठीक है, इनको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014। डिविडेंड और इंटरेस्ट जो इन्वेट से आता है वो कंप्लीटली टैक्सेबल होता है। जो भी इन्वेस्टर की स्लैब रेट होती है उसके हिसाब से इन्वेट्स को बोरोवर्स के अंडर में क्लासिफाई किया जाता है, अंडर द सरफसाई। डी इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे यानी कि रिवर्स इन्फ्लुएंसर। एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है, इससे पता चल रहा है कि डी इन्फ्लुएंसिंग के ट्रेंड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। 66.17% ज्यादा एंगेजमेंट आपका रेगुलर इन्फ्लुएंसर से डी इन्फ्लुएंसर्स में दी जाती है। ठीक है, ये यूनिक कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके ओवर हाइप्ड हैं, ठीक है, हार्मफुल हैं, या फिर आपके इन्वायरमेंटली वेस्टफुल हैं। इसमें बहुत सारी हलवा वाली चीजें भी आ जाती हैं। ये बेसिकली मतलब सीडीएस कोचिंग्स के मामले में भी ऐसी डी इन्फ्लुएंसिंग की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे भैया जलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एडवोकेट करती हैं मोर सस्टेनेबल और एथिकल अल्टरनेटिव्स के लिए, जो ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है मार्केटिंग में, और इनका मुद्दा होता है कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी वाली अप्रोच इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम में नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कॉपर की। तो देखो भाई, वेरियस माइनिंग बॉडीज जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है कॉपर के लिए फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, टू बी रजिस्टर्ड फॉर डिलीवरी अगेंस्ट लंदन मेटल एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। लंदन मेटल एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में वो क्या करना चाहती हैं, खुद को रजिस्टर कराना चाहती हैं। कॉपर की भैया अगर हम बात करें तो हाई मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। टॉप कंट्रीज प्रॉपर कॉपर प्रोडक्शन में आ जाती है, सबसे बड़ी तो है चाइना, 23% ग्लोबल प्रोडक्शन, हाईएस्ट रिजर्व भी है इसके पास। उसके बाद आ जाती है पेरू, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया एंड देन रशिया। ठीक है, इंडिया में कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूँ। हम बात करेंगे फिर रिवर गोदावरी की। दक्षिण गंगा जिसको कहा जाता है, एक सेंचुरी ओल्ड, 100 साल से पुराना इंडियन आयरिस का जो ट्री है, रिवर अखंड गोदावरी पे, है ना, वो कोलैप्स कर गया। ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। इसका ऑरिजिनेशन जो रहता है वो त्र्यंबकेश्वर में होता है, नासिक, महाराष्ट्र। बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बना के ये गिरती है। इसको अखंड गोदावरी के नाम से जाना जाता है यहाँ राजामुंद्री के पास आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। इसके बेसिन स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, MP आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, पुडुचेरी भी आ जाता है। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरीज में है प्रवरा, ठीक है, धरना, इंद्रावती, प्रणहिता, दुधना, मंजरा, सवारी, ये सब है। इसके नॉर्थ की तरफ आपको मिलेंगे सतमला हिल्स, ठीक है, अजंता रेंज, और इसके साथ साथ महादेव हिल्स जो हैं वो इसके साउथ में मिलेंगे।
ईस्टर्न घाट्स इसके जो है ईस्ट में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स इसके वेस्ट में मिलेंगे। इसके ऊपर निजाम सागर बना हुआ है, पोचाम पट बना हुआ है और पोलावरम भी इसके ऊपर बनाया गया है। फिर बात होगी अनीमिया मुक्त भारत की, एएमडब्ल्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली डिटेल्स रिलीज की हैं अनीमिया मुक्त भारत की। इनका सीधा सा काम है वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन और चिल्ड्रन में से एनीमिया खत्म करना है। इन्होंने इसको लॉन्च किया था पोषण अभियान के अंडर में। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया था, इसी के अंडर में अनीमिया मुक्त भारत भी आ जाता है। ये यूज करते हैं 6x6x6 स्ट्रेटेजी, 6 टारगेट बेनिफिशरीज होंगे, 6 इंटरवेंशन होंगे और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है। एमपॉक्स की अगर हम बात करें तो डेडलिएस्ट एपकॉक्स वायरस जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में फैल चुका। अगस्त में ऐसा हुआ था, अभी स्टेटस मुझे नहीं पता। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स कहा जाता है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि वायरस से होता है, जिसको मंकी पॉक्स वायरस यानी कि MPXV कहा जाता है। MPXV एक इन्वेलप डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का। ठीक है। ये एक जूनोटिक डिसीज आ जाती है, यानी कि ये एनिमल से लोगों में फैल सकती है। एंडेमिक है, रेगुलरली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। जो वायरस जिसकी वजह से एमपॉक्स होता है वो छोटे छोटे रोडेंट्स में पाया जाता है, मंकीज में पाया जाता है, बाकी मैमल्स में पाया जाता है जो एरियाज में पाए जाते हैं। इसकी वजह से स्किन रैशेस और हेडेक्स वगैरह होते हैं। फिर हम बात करेंगे ड्राइड सी हॉर्सेस की। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने स्मगलिंग रैकेट बस्ट किया है जो इलीगल ट्रेड कर रहा था ड्राइड सी हॉर्सेस का बेंगलुरु में। इनकी डिमांड जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफी ज्यादा होती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कुजीन होता है उसमें भी होती है। सी हॉर्सेस क्या होते हैं, ये टाइनी फिश की कैटेगरी में आते हैं, जिनका हॉर्स शेप्ड ऐसा हेड रहता है। ये मैमल्स नहीं होते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो फिर आपकी इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाने वाली 12 स्पीसीज में से 9 इंडिया के कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको बैट्रीटीवोर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। शेड्यूल्ड 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 में रखा गया है, साइट्स ने अपेंडिक्स 2 में रखा है। फिर बात करते हैं 4 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनलाइज अंडर नमामि गंगे मिशन NGM 2.0। ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किए गए हैं बिहार एंड यूपी में। इसके जरिए 145 MLD मेगा लीटर्स पर डे का जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो ऐड किया गया है, जिससे बेटर सीवर नेटवर्क होगा और न्यूमरस ड्रेन्स को इंटरसेप्ट भी किया जाएगा। NGM 2.0 की अगर हम बात करें तो नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जो कि 2014 में अप्रूव किया गया था मार्च 2021 तक के लिए। ठीक है। इस प्रोग्राम को सब्सिक्वेंटली मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया अंडर NGM 2.0। इसका सीधा सा काम है कि भाई रिवर गंगा, जो गंगा रिवर है, उनका पॉल्यूशन कम करना है और रिजुविनेशन करना। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। वही छत्तीसगढ़ अप्रूव्स अ प्रपोजल टू नोटिफाई गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये आपका बनाया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला सेंचुरी को मिलाने के बाद में। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व होगा। बाकी 3 में आपके आ जाते हैं इंद्रावती, उसके बाद आ जाता है दूसरा उदांती और सीता नदी, ये भी एक ही है, और अचना कमार अमरकंटक, ये भी एक ही आ जाता है। ठीक है। इसके बाद भाई हमारा और कौन सा था, पामेड़ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तमोर पिंगला हीरा, और उसके बाद में गुरु घासीदास भी इसी के आसपास ही होना चाहिए। इसको वहीं आसपास ही होगा भाई, दिख नहीं रहा है। ये शायद संजय है ना, इसको शायद गुरु घासीदास ही बोला जाता है। तो ये आपका 3rd लार्जेस्ट TR होगा, टाइगर रिजर्व होगा पूरे देश में। ठीक है। टाइगर रिजर्व्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी डिटेल में ज्योग्राफी में देख चुके हैं। ज्योग्राफी का जो चैप्टर्स है इनमें मैंने काफी डिटेल में वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर में इनको कवर किया है। आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने टाइगर रिजर्व से रिलेटेड सारी की सारी चीजों की बात की है। जैसे कि भाई नागार्जुन श्री साई सैलम आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आ जाता है देश में। उसके बाद मिसम का मानस आता है।
करंटली 55 भाई हमारे देश में टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो है वो है आपका धौलपुर करौली वाला, जो कि राजस्थान में लाई करता है। इसको 55th टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2023 में। इसके बाद टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन आता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है, और ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। फिर बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स आर एंड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर चंद्र छंगामल राठौड़ केस में ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास ये पावर है जो कि डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि पर सीमन जो कमीशन रहता है उनके ऑर्डर का रिव्यू कर सके। अगर कोई ऑर्डर आपका जबरदस्ती वाला है, आर्बिट्रेरी है और इररिकॉन्सिलेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने एक पेटिशन को डिसमिस कर दिया था जिसमें डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को चैलेंज किया गया था। उन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल 329 ए जो कॉन्स्टिट्यूशन की है इसमें बोला गया है कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, जो भी सही है। इससे पहले के ऐसी जजमेंट्स की बात करें तो डीएमके वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया जुडिशियल इंटरवेंशंस को। ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इलेक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरवीन कर सकती है, या फिर कोई भी केस जब मॉडिफाइड या आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज कहा जाता है जिसमें पावर एक्सरसाइज की गई हो। एक और केस आता है आपका मेघराज कोठारी का केस। इसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ इस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी कि अननेसेसरी डिले इलेक्शन प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। इसमें कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं किया गया था। डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है? डिलिमिटेशन का मतलब होता है सीट्स और जो बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, हर स्टेट का जो विधायकी क्षेत्र रहता है या जो लोकसभा क्षेत्र रहता है, आपका सांसदीय क्षेत्र होते हैं, इनको डिमार्केट किया जाता है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाई पावर बॉडी जिसको डीलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। आर्टिकल 82 के अंडर में डीलिमिटेशन ऐसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे मैनर में किया जाना चाहिए जैसा पार्लियामेंट लॉ के द्वारा करना चाहे। तो इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन को 4 बार बनाया गया है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपींस ने एयर और नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। सिंपल सी बात है, इस एक्सरसाइज को किया गया है कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अपहेल्ड करने के लिए। साउथ चाइना सी की बात अगर हम करते हैं तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक भाई आपका एक्सटेंडेड है? ये आपका एक्सटेंडेड है सिंगापुर से लेके स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला पूरा का पूरा एरिया जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ आ जाती है, सिंगापुर यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर देखोगे तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ ताइवान तक ये नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। ये क्रूशियल शिपिंग लेन है सॉरी। काफी फिशिंग भी यहाँ पर होती है। हाईली बायोडाइवर्स कोरल रीफ इकोसिस्टम भी यहाँ पाया जाता है। सब्सटेंशियल ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं, इसीलिए चाइना यहाँ पर हर जगह पे क्लेम ठोकता रहता है। बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स यहाँ पे चाइना और बाकी कंट्रीज के चल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र अप्रूव्स वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो वेन गंगा नल गंगा जो आपका इसको कहा जाता है पूर्णा तापी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के जरिए 3.7 लाख हेक्टेयर का एग्रीकल्चर लैंड जो है वो विदर्भ रीजन की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन के अंडर आ जाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर से जो आपका कोसी खुर्द डैम है भाई, ये यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर है भाई? अब ये इस वैली में, ठीक है। इसको बोला जाता है कोसी खुर्द डैम, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्सेस पानी है कोसी खुर्द डैम से जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, वो डाइवर्ट किया जाएगा नलगंगा डैम तक, है ना, और जो पड़ता है बुलधना डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न विदर्भ में, इसमें लिंकिंग कैनाल्स बनाई जाएंगी। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2018 में सबमिट की थी और तब से इस प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल है सेंट्रल वाटर कमीशन का मिल चुका है। ये आपका नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को सप्लीमेंट करेगा। एनएलआरपी की बात करें, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर में आ जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, अब जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कहा जाता है, उनके द्वारा 1980 में बनाया गया था ताकि पानी को ट्रांसफर किया जा सके वाटर सरप्लस बेसिन से ऐसे एरियाज में जहां पर पानी की कमी होती,
ठीक है। अगर हम पूर्णा तापी रिवर की बात करें, वेनगंगा और नलगंगा की बात करें, तो इनका जो सोर्स है, इट कम्स टू महादेव हिल्स इन मध्य प्रदेश। वेनगंगा जो है, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रणहिता कहा जाता है जब ये वर्धा रिवर के साथ मिल जाती है, जो कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना इसके विसिनिटी में आ जाते हैं। और नलगंगा जो है, ये मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर की, और सब ट्रिब्यूटरी है तापी रिवर की। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज मित्र शक्ति की। एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की गई। ठीक है। ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इस सांख्यिकी पोर्टल की बात करते हैं, इसको डिजाइन किया गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, ताकि डेटा को मैनेज किया जा सके, शेयर किया जा सके, इजी डिसेमिनेशन हो सके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। मतलब सीधा सा काम है, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और जनरल पब्लिक को टाइमली और वैल्यूएबल डेटा इनपुट्स दिए जा सके। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। फिर हम बात करेंगे डीसीपीए या फिर डेक्थाल की। यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए ने वीड किलिंग पेस्टिसाइड, जिसको कहा जाता है डाई मिथाइल टेट्रा क्लोरो टेरिपेथलेट, जिसको डीसीपीए या फिर डेक्थाल के नाम से जाना जाता है, इसको बैन कर दिया है ना। ये क्रॉप्स में यूज किया जाता है, जैसे कि आ जाती है ब्रोकली, इसके साथ साथ आ जाते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, गोभी, पत्ता गोभी और हरी प्याज या अनियंस वगैरह। ठीक है। इससे लो वर्थ वेट हो सकता है, इम्पेयर्ड ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, आईक्यू कम हो सकता है, मोटर स्किल्स लेटर लाइफ में कम हो सकती है। फिर हम बात करेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टीएनजी टेक्नोलॉजी की। तो आईआईटी इंदौर जो है, इन लोगों ने फुटवेयर डिजाइन किए हैं मिलिट्री पर्सन्स के लिए, टीएनजी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है ना। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जब आप पैदल चलते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है, इसको क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए। और फिर इसको एक ऐसे डिवाइस में रखा जाता है जो कि उस सिस्टम में इंटीग्रेटेड रहता है ना। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी का वो चार्ज होता है जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है। ठीक है। इसको पोर्टेबल माना जाता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और स्टोर्ड एनर्जी को छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाने के लिए यूज किया जा सकता है, वेरिएबल डिवाइसेस के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस के लिए, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह के लिए। फिर हम बात करेंगे विटामिन और बायोविटामिन की। इसको लेके क्वेश्चन सीएमडीएफ और या फिर शायद सीडीएस में पूछा जा चुका है। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, 35% तक बायोविटामिन मिक्सिंग को अलाउ करेगी, जिसके जरिए 10,000 करोड़ आपके फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो जो है वो रुक जाएगा। यानी कि हमारा फॉरेक्स हम बाहर इसको मंगाने के लिए यूज नहीं करेंगे। विटामिन की बात करें तो ये ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि कच्चे तेल के डिस्टिलेशन के बाद में प्राप्त होता है। इसको इसकी एडिसिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। रोड बनाने के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में डांबर बोलते हैं। ठीक है। बायोविटामिन की बात करें तो ये विटामिन का ही फॉर्म होता है जो कि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के जरिए बनाया जाता है, लाइक बायो कैर हो गया, बायो ऑयल वगैरह हो गया। इसको विटामिन के साथ एडिशन में यूज किया जाता है ताकि विटामिन की क्वांटिटी को कम किया जा सके, बाइंडर मिक्सचर। लेक टरकाना की बात करेंगे। पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जो है 50 साल में लेक टरकाना का हुआ है। रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम के द्वारा। इसके द्वारा पता चल रहा है कि इस लेक में हाई फिशिंग पोटेंशियल है। ये नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में आपका सिचुएटेड है यहाँ पे। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में सिचुएटेड है, और साउथ वेस्टर्न इथोपिया जो है वो भी इसी की विसिनिटी में आ जाता है। ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट और एल्कलाइन लेक है वर्ल्ड का। 90% इसका जो इनफ्लो है वो आता है आपका ओमो रिवर के द्वारा, जो कि इथोपिया में सिचुएटेड। ठीक है। लेक टरकाना नेशनल पार्क साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1997 में डाली गई थी। फिर बात की जाएगी टेंटलम की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंटलम को एक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल घोषित किया है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये एक रेयर मेटल है, एटॉमिक नंबर है 73। ये ग्रे होता है, हैवी होता है, हार्ड होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। जब प्योर होता है तो टेंटलम आपका डक्टाइल होता है,
स्ट्रेच किया जा सकता है, थिन वायर्स में इसको बनाया जा सकता है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, इसके द्वारा कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सर्जिकल इक्विपमेंट में, इम्प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एरोप्लेन्स में, मिसाइल्स वगैरह में, सब में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को जो है वो क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और उसके साथ साथ कमेंट भी कर लेने हैं जो भी बचे कुचे लोग इस वीडियो को देखते हैं, जिनके लिए बहुत काम में आने वाला है। देखो भाई, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बैच हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। दोनों के दोनों बैच जो है 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। CAPF AC का चीता बैच है, ये हमारा 7 महीने का बैच है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। आप पेपर 1 अकेला या पेपर 2 अकेला भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको कंबाइन करें। ठीक है, CDS का बैच जो है 100 डेज का ऑनलाइन बैच है, ये भी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। 100 दिन का बैच है, 13 अप्रैल को हमारा पेपर है, उसके लिए है ये। ठीक है, 8839961158 पर DM कीजिए बैचेस में एनरोल करने के लिए। आपको पता है भाई हमारा कंटेंट कितना ज़्यादा यूजफुल होता है, कितना ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करता है। एंड सीधी सी बात है कि भाई अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए CDS के लिए या CAPF के लिए, लिमिटेड बैच साइज अगर आपको चाहिए, आपको चाहिए कि भाई आप एक ऐसी जगह पर पढ़ाई करें जहाँ पर इंटरटेनमेंट कम और पढ़ाई ही पढ़ाई होती है, तो डिफेंस उस्ताद इज द प्लेस। सीधी सी बात है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने बारे में मार्केटिंग करनी चाहिए, हमारी तरफ मार्केटिंग नहीं है। चलो जो भी है, मिलते हैं अगस्त पार्ट 2 के साथ। जय हिंद टू यू।